नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 161। मच्छर। राजेश कपूर थोड़ा हैरान थे। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और मच्छर आ गए हैं। पिछले 2 दिनों में मेरठ में मुझे मच्छर क्यों नहीं दिखे? राजेश कपूर वहां गए और उन्होंने देखा कि बच्चों के सफ़ेद पैरों, टखनों और कलाइयों पर मच्छरों के काटने के बड़े बड़े निशान थे। उनमें से अधिकतर 3 या 4 हैं। वहां 4 खजानों की संख्या इतनी अधिक थी कि राजेश कपूर का दिल टूट गया। सभी बच्चे बहुत नाजुक और कमजोर हैं और उन्हें देखना बहुत डरावना और हृदय विदारक है। मीरा शर्मा लगभग रोने लगी थीं। राजेश कपूर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, इसमें तुम्हारी पत्नी की कोई गलती नहीं है। किसी को नहीं पता कि बाहर मच्छर हैं। जाओ दवा का डिब्बा ले आओ ताकि मैं देख सकूं कि क्या कोई मरहम है जिसे मैं लगा सकूं। इसके बाद मीरा शर्मा को आखिरकार याद आया कि उन्हें क्या करना है। प्राथमिक चिकित्सा किट लेने के लिए ऊपर जाएं। राजेश कपूर ने उस पर फिर चिल्लाते हुए कहा, कुछ और जोड़ी बच्चों के मोजे ले आओ। मच्छर के काटने से खुजली होती है। बच्चे इतने छोटे हैं कि वे खुद पर नियंत्रण क्यों नहीं रख पाते। वह दूर जाना चाहता था, लेकिन राजेश कपूर ने उसे रोक दिया। लेकिन इसे रोक दिया गया। उसके बारे में क्या? विहू और अवी सबसे ज्यादा गुस्से वाले 2 लोग हैं। विहू अत्यधिक दुख में रोया। यद्यपि अवी सबसे बड़ा है, फिर भी वह कोई असुविधा सहन नहीं कर सकता। वह हौंफ रहा था, उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह रोना चाहता था लेकिन रो नहीं पा रहा था और उसे अपने आप को रोकना पड़ रहा था। विहू अपने दोनों हाथों से अपने छोटे छोटे पैरों को पकड़े हुए खिलौनों से खेल रहा था। रिया ने असहज दिखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। बच्चे पीड़ित हैं और माता पिता बच्चों की तुलना में 10 या 100 गुना अधिक पीड़ित हैं। उनके लिए थोड़ा सा दर्द कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटे बच्चे इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकते थे और वे चाहते थे कि वे इसे स्वयं सहन कर सकें। राजेश ने विहू और अवी के मच्छर के काटने पर फूंक मारी। पिताजी, इस पर फूंक मारिए, इससे मुझे अच्छा लगेगा। हुश हुश हुश, हफ हफ हफ। चलो विहू, पापा को इस पर फूंक मारने दो। विहू ने उसकी उपेक्षा की। दूसरा बच्चा फूट फूट कर रोने लगा, जिससे अन्य बच्चे और राजेश चौंक गए। मीरा शर्मा जल्दी से दवा का डिब्बा ले आईं। जल्दी करो और बच्चों को दिलासा दो। दवा के डिब्बे में सर्दी से बचाव और दर्द से राहत जैसी कुछ आवश्यक दवाएं होती हैं। यहाँ कोई मच्छर भगाने वाली दवा नहीं है। अचानक राजेश की नज़र होक्सियांग जेंग की वाटर पर पड़ी, जिसे उसने पिछली गर्मियों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए खरीदा था। इसे क्यों खरीदा? क्योंकि वह बचपन से ही इसे पीता आ रहा है। राजेश कपूर ने आदतन तारीख देखी तो पता चला कि वह समाप्त नहीं हुई थी। मच्छर के काटने पर होक्सियांग जेंग की जल लगाएं। मीरा शर्मा ने पूछा, पति जी, क्या ये काम करता है? पास होना। राजेश ने सबसे पहले 4 खजानों को चित्रित किया। सभी बच्चे लंबी आस्तीन और लंबी पैंट पहनते हैं और खेलते समय उनकी कलाई, तलवे और टखने खुले रहते हैं। मच्छर और कीड़े विशेष रूप से इन्हीं क्षेत्रों में काटते हैं। पत्नी, विहू को मोजे पहनने में मदद करो। फिर मीरा शर्मा ने अपने बालों को बांधने के लिए जिस छोटे रबर बैंड का इस्तेमाल किया था, उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी लंबी आस्तीन के कफ को नीचे किया और उन्हें छोटे रबर बैंड से लपेट दिया। कसाव बिल्कुल सही है। मीरा शर्मा ने विहू को उठाया और उसे समझाते हुए कहा, अच्छा रहो बेबी, थोड़ी देर में दर्द नहीं होगा, अब और दर्द नहीं होगा। विहू की आंखों से आंसू बहे, लेकिन फिर उसने रोना बंद कर दिया। इसके बाद दूसरा बच्चा आया जो सबसे जोर से रोया। दूसरा बच्चा और भी जोर से रोया, शायद इसलिए क्योंकि उसने अपनी त्वचा खुजा ली थी और उसे दर्द हो रहा था। मीरा शर्मा उसे खिलौनों से बहला रही थी, जबकि राजेश कपूर उसे दवा लगा रहे थे। तनु के माथे पर मच्छर के काटने का बड़ा निशान था, इसलिए मीरा शर्मा ने एक टोपी ढूंढी और तनु को पहना दी। रिया और अवी को दवा देने के बाद उन्होंने कुछ देर तक बच्चों को आराम दिया। राजेश ने दोनों हाथों में एक एक पकड़ा हुआ था और रिया और तनु को बाबा सबसे ज्यादा पसंद थे। दोनों छोटी लड़कियां शरारती व्यवहार करना पसंद करती हैं।
लेकिन चुलबुला होने का तरीका अलग है। एक कार्य करता है, दूसरा शब्दों का प्रयोग करता है। मीरा शर्मा ने विहू को अपनी बाहों में भर लिया, उसे चिढ़ाने लगी और उसका ध्यान भटकाने लगी। इतनी मेहनत के बाद बच्चे थक गए थे। दोनों छोटी बच्चियां अभी भी राजेश कपूर से उतरने को तैयार नहीं थीं। मीरा शर्मा बच्चों के चेहरे और हाथ धोने के लिए गर्म पानी लेने गईं और फिर सोने के लिए तैयार हो गईं। रोने धोने और उछलने कूदने के बाद विहू और तनु पहले सो गए। रिया भी सो गई। उसे खेलने दो। जब बच्चे सो गए तो मीरा शर्मा ने चुपचाप अपने मोजे उतारे और देखा। हनी, ये सचमुच काम करता है। मच्छरों के काटने के ज्यादातर निशान गायब हो गए हैं। इस डर से अच्छी नींद के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद मीरा शर्मा ने खिड़कियां चेक कीं। मच्छरों को दोबारा बच्चे को काटने न दें। उन्हें क्या पता था कि राजेश कपूर ने शिशुओं के लिए सुरक्षात्मक अवरोध कौशल को पहले ही सक्रिय कर दिया था। अब बच्चों को मच्छर नहीं काटेंगे। खिड़की चेक करने के बाद मीरा शर्मा वापस लेट गईं। मुझे पता चला कि राजेश खिड़की की जाली बनाने वाली दुकान ढूंढ रहा था। राजेश कपूर उठे और परामर्श के लिए फ़ोन किया। फिर उन्होंने बॉस से अगले दिन माप लेने के लिए आने का समय तय किया। आधी रात को राजेश ने बच्चों को दुलारा। शिशुओं पर मच्छरों के काटने का प्रभाव लगभग समाप्त हो गया है। राजेश कपूर उनके नन्हे हाथों और पैरों को चूमने से खुद को रोक नहीं पाए। बच्चों को गहरी नींद में सोते देख वह बहुत संतुष्ट दिखे। अगले दिन राजेश कपूर ने नाश्ता तैयार किया। इस बार उसे सबक मिल गया। नाश्ता खत्म करने के बाद वह मीरा शर्मा को जगाने के लिए ऊपर चला गया। मीरा शर्मा जब सुबह उठी तो सबसे पहले उन्होंने राजेश कपूर को बच्चों की जीभ रगड़ने में मदद की। बच्चे हर सुबह मल त्यागते हैं। वह ये देखकर बहुत खुश हुई कि मच्छरों के काटने के निशान गायब हो गए हैं और केवल निशान ही रह गए हैं। प्रिय, पहले नीचे जाकर खा लो, वरना बच्चे देख लेंगे और छीन लेंगे। ठीक है, मैं पहले नीचे जाऊंगी। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद पति। यह मुश्किल नहीं है, आगे बढ़ो। जब मीरा शर्मा चली गईं तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और विहू और तनु ने शोर सुना। मैंने तुरंत आवाज सुनी और अपनी मां को ढूंढने चला गया। चौथा बच्चा वहां केवल मनोरंजन के लिए आया था, जबकि दूसरा बच्चा चिंतित दिख रहा था। मम्मी, मम्मी। राजेश कपूर रिया को गले लगा रहे थे और उन्हें बुलाने के लिए गर्दन आगे बढ़ा रहे थे। मां नीचे आ रही हैं। वह जल्द ही यहां आ जाएंगी। आमतौर पर इस समय मीरा शर्मा बच्चों को नीचे ले जाती थीं। आज विहू खोया हुआ और थोड़ा दुखी लग रहा था। राजेश कपूर ने रिया के चूतर धोने के बाद दरवाजे पर आवाज लगाई। प्रिय, क्या तुमने खाना खा लिया? अब आप बच्चों को नीचे ला सकते हैं। लिफ्ट अभी बंद नहीं हुई थी, इसलिए राजेश ने उन्हें पहली मंजिल पर ले जाने के लिए एक गाड़ी का इस्तेमाल किया। मीरा शर्मा ने अपना मुंह पोंछा और मदद के लिए आगे बढ़ी। प्रिय, मैं अब जा रहा हूँ। बच्चे तुम्हारी देखभाल में हैं। राजेश ने बच्चों को दरवाजे की ओर धकेल दिया। आओ, माँ को अलविदा कहें। माँ काम पर जा रही है। जब भी मीरा शर्मा स्कूल जाती हैं, राजेश बच्चों को दरवाजे तक ले जाता है। बच्चों ने हाथ हिलाए। अलविदा माँ, अलविदा अलविदा। दूसरा बच्चा सबसे अधिक धारा प्रवाह बोलता है और पहले से ही 4 अक्षर वाले भाव बोल सकता है। विहू बाद में आया और उससे आगे निकल गया। खाने के लिए उसने अपनी भाषा कौशल को बलपूर्वक बाहर निकाला। अभी, अलविदा अलविदा। रिया अभी भी उसे जाते हुए देख रही थी। माँ, अलविदा। मीरा शर्मा ने ये चूमा और वो चूमा। अंत में राजेश के माथे को चूमो। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद पति। राजेश कपूर ने उसे गले लगाया और कहा, जल्दी वापस आओ। अच्छा, मई दिवस की छुट्टियां समाप्त हो गई हैं और शिक्षक की मीटिंग है और वे दोपहर के भोजन के लिए वापस नहीं आएंगे। मीरा शर्मा को विदा करने के बाद राजेश ने बच्चों को पूरक आहार खिलाया। आज रतालू दलिया है। भोजन समाप्त होने के बाद राजेश द्वारा बनाए गए कुछ कुकीज स्नैक्स खाए जाएंगे। बच्चों को दूध पिलाने के बाद लगभग 9:30 बज चुके थे। राजेश कपूर ने खिड़की स्क्रीन की दुकान के मालिक को बुलाया। हम ग्रीन लेक विला पहुंच चुके हैं और दरवाजे पर पहुंचने वाले हैं। राजेश ने बच्चों को गतिविधि क्षेत्र में रखा। बिल्डिंग ब्लॉक्स बाहर निकालें, हल्का संगीत चालू करें और फिर मेहमानों का स्वागत करने जाएं। 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष विनम्र और थोड़ी संकोची मुस्कान के साथ आए। राजेश कपूर ने दरवाजा खोला और उनके लिए 2 जोड़ी अतिथि चप्पलें ले आए। अंदर आएं। दोनों आदमी लिविंग रूम में आए।
लिविंग रूम के गतिविधि क्षेत्र में 4 बच्चे इतने आकर्षक थे कि सभी उन्हें देखते रह गए। दुबले पतले आदमी ने पूछा, मालिक, क्या आप सभी खिड़कियों के लिए जालियां बनाना चाहते हैं? हाँ, कृपया इसे नापें। क्योंकि यह एक विला है, यदि आप स्क्रीन खिड़कियां बनाना चाहते हैं तो उन्हें अनुकूलित करने की आवश्यकता है और साधारण आकार का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दोनों व्यक्तियों ने औजार उठाए, माप मापा और राजेश कपूर के साथ चर्चा की। क्या प्रत्येक स्थान को दोहरे या एकल प्रारूप में खोला जाना चाहिए? जब बच्चों ने मेहमानों को घर आते देखा तो वे उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। आयामों को मापने के बाद दोनों ने बैठकर उस वर्ग फुट की गणना की जो बनाने के लिए आवश्यक थी। राजेश बच्चों के हाथ मुंह धोने के लिए गया। दही कुकीज खाने के लिए तैयार हो जाओ। आधे घंटे बाद योजना सामने आ गई। बॉस, ये हमारी योजना है। पहली मंजिल पर हम आपके लिए स्लाइडिंग स्क्रीन बनाएंगे। लिविंग रूम में फर्श से छत तक की खिड़कियां बड़ी हैं, इसलिए हम आपके लिए कस्टम डबल ओपनिंग स्क्रीन बनाएंगे। दूसरी और तीसरी मंजिल के लिए हम अदृश्य स्क्रीन का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। एक तो इसकी खूबसूरती है और दूसरा ये कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं और खोजबीन करना पसंद करते हैं। अदृश्य स्क्रीन शिशुओं की सुरक्षा कर सकती हैं। हम उन्हें एक निश्चित लॉक के साथ बनाते हैं ताकि उन्हें खोला न जा सके। राजेश कपूर ने अप्रत्याशित रूप से विवेकपूर्ण सुझाव पर सिर हिलाया। बॉस ने आगे कहा, मैं बस छत पर देखने गया था। हालांकि छत की दीवार ऊंची है, फिर भी मेरा सुझाव है कि आप उसे मजबूत करने के लिए बाड़ लगा दें। राजेश कपूर ने पूछा, क्या आप भी बाड़ बना रहे हैं? हाँ, हम बनाते हैं। हम हार्डवेयर, दरवाजे और खिड़कियां भी बनाते हैं। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। अच्छा, तो बाड़ और पर्दा लगाने में कितना खर्च आएगा? बनना। 10 मिनट बाद राजेश ने 50,000 की मांगी गई कीमत देखी और अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। वह बाहरी व्यक्ति है और उसे नहीं पता कि कीमत अधिक है या कम। उसने मोलभाव करते हुए कहा, मालिक, आपकी कीमत बहुत अधिक है। बॉस एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े विला में रहने वाला एक नौजवान हजारों डॉलर की परवाह भी करेगा। उन्होंने जल्दी से समझाया, बॉस, बाजार मूल्य के अनुसार एक अच्छी गुणवत्ता वाली स्क्रीन की कीमत 300 रुपये से अधिक है और अदृश्य स्क्रीन तो और भी महंगी हैं। राजेश कपूर ने हिसाब लगाया और कहा, इसकी कीमत इतनी नहीं है। बॉस ने समझाना जारी रखा, यह एक विला है। सामान्य आकार की स्क्रीनें बहुत छोटी हैं। इन्हें कस्टम मेड करवाना होगा। ये देखकर कि बॉस बहुत गंभीर लग रहे थे, राजेश कपूर फिर भी बोले, कुछ कम। बॉस ने अपने होंठ भींचे और कहा, 1 मिनट रुको, बस गणित कर लो। बॉस, ये हमारा अंतिम प्रस्ताव है। 48,000, एक भी सेंट कम नहीं। यदि आपको अभी भी लगता है कि यह बहुत महंगा है तो हम इसे आपके लिए 35,000 में कर सकते हैं। लेकिन आप जो भुगतान करते हैं आपको वही मिलता है। ये सब आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अगर आपको अब भी लगता है कि यह बहुत महंगा है तो आप दूसरा विकल्प देख सकते हैं। आप तुलना करके फिर कोई फैसला ले सकते हैं। बॉस ने शांति से कहा। राजेश कपूर ने स्वयं कुछ गणना की और मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है। ठीक है, आपने कहा कि आपने मुझे जो गुणवत्ता दी है वह सर्वोत्तम है। बॉस मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैं एक सीधा सादा व्यक्ति हूँ। मैं बार बार आने वाले ग्राहकों को आकर्षित करना चाहता हूँ। राजेश कपूर ने पहले 80% का भुगतान किया और लेन देन पूरा होने के बाद शेष राशि का भुगतान किया। तो फिर हम पहले चले जाएंगे। हम 3 दिन में इसे स्थापित करने के लिए वापस आएंगे। मुझे बॉस के लिए ये काम पूरा करने के लिए ओवरटाइम काम करना होगा। राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। ये दुकान स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है और वह पहले भी वहाँ से सामान खरीद चुका है। बॉस काफ़ी ईमानदार है, दुकान बड़ी है और उसके पास 1 दर्जन से अधिक कर्मचारी हैं। दूसरा पहलू, मीरा शर्मा स्कूल पहुंची तो पाया कि किरण सक्सेना वहां नहीं थी और वह थोड़ी चिंतित हुई। हिना वाधवा आई और फुसफुसाकर बोली, मैंने टीचर टैंक को फ़ोन किया और उनसे पूछा। वह और उनके पति आज तलाक की अर्जी देने गए हैं। क्या वह आज दोपहर आएगी? ये निर्भर करता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं आऊँगा, अगर नहीं तो मैं इसे 1 दिन के लिए स्थगित कर दूंगा। बैठक के बाद जब किरण सक्सेना पहुंची तो लगभग दोपहर हो चुकी थी। उसमें कुछ अलग बात थी, लेकिन वह उसे ठीक से समझ नहीं पा रही थी। किरण सक्सेना ने मीरा शर्मा का मुस्कुराकर स्वागत किया।
चलो, मैं आज तुम्हें रात का खाना खिलाता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हें एक बढ़िया डिनर पर ले जाना होगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। किरण सक्सेना आज बहुत उदार थीं। हिना वाधवा और मीरा शर्मा अपनी पसंद का कुछ भी खाने का ऑर्डर देने के लिए स्वतंत्र थीं। मीरा शर्मा को अब बाहर खाना ज़्यादा पसंद नहीं है। राजेश कपूर ने उसकी पसंद बिगाड़ दी है, क्योंकि कल रात वापस आने पर वह खरीदारी करने नहीं गया था। इसलिए राजेश ने उसके लिए दोपहर का भोजन तैयार नहीं किया। हिना वाधवा विनम्र नहीं थी और उन्होंने सभी स्थानीय विशिष्ट व्यंजन ऑर्डर कर दिए। शिक्षक मीरा, आप क्या खाना चाहती हैं? ये सब ठीक है, मैं खाने के मामले में ज़्यादा नखरेबाज नहीं हूँ। खाना आने के बाद तीनों ने खाना खाया और बातें की। जब तलाक की बात आती है तो पुरुष इस पर सहमत नहीं होता और कहता है कि वह तो बाहर मौज मस्ती कर रहा था। मैं अब भी यह घर चाहता हूँ। लेकिन किरण सक्सेना ने पहले ही अपना मन बना लिया था। ये देखकर कि विवाह अब संभव नहीं रह गया है, वह व्यक्ति तलाक के लिए तैयार हो गया। वे दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वे अपने बेटे को इस बारे में बताने से पहले सही समय तक इंतजार करेंगे ताकि वह समझ सके। हिना वाधवा ने मुस्कुराते हुए पूछा, टीचर टैंग, तलाक होने पर कैसा लगता है? किरण सक्सेना ने एक पल सोचा और कहा, यह बुरा नहीं है। जैसे ही मैं सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकली, मुझे राहत महसूस हुई। उम्मीद थी कि इतने सालों से चली आ रही यह झूठी शादी आखिरकार खत्म हो जाएगी। श्रीमान तांग को पुनः एकल होने के लिए बधाई, लेकिन प्यार की तलाश में हार मत मानो। हिना वाधवा ने मीरा शर्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए टीचर मीरा ने हम महिलाओं को फिर से प्यार में विश्वास दिला दिया। शिक्षिका मीरा ने तुरंत कहा, अगर आपको सही व्यक्ति मिल जाए तो ये प्यार है, अगर नहीं मिलता तो ये बस जीवन है। शिक्षक तांग, मुझे आशा है कि आप जल्द ही सही व्यक्ति से मिलेंगे। किरण सक्सेना मुस्कुराई और बोली, आप दोनों का शुक्रिया। जब यह मामला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। हम, क्या हुआ, क्यों? हिना वाधवा और टीचर मीरा दोनों हैरान थीं। ये बिल्कुल अप्रत्याशित था। किरण सक्सेना ने बेपरवाही से कहा, मैं अपने वर्तमान जीवन को अलविदा कहना चाहती हूँ और नई शुरुआत करना चाहती हूँ। बच्चा उसका है, लेकिन वह उसे मुझे नहीं देगा। इसके अलावा पिता और पुत्र के पास बात करने के लिए और भी विषय हैं, जो अच्छी बात है। अब जब मैं अकेला हूँ तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसे करने में मुझे आनंद आए। वह शादी के बाद से ही नियमों का पालन कर रही है। इस बार मैं आज़ाद होना चाहता हूं और अपना असली स्वरूप पाना चाहता हूं। हिना वाधवा ने खेद व्यक्त किया और फिर कुछ और कहा, दरअसल मेरे माता पिता भी मुझे शिक्षक की नौकरी छोड़ने की अनुमति देने की योजना बना रहे थे। हमारा परिवार स्थानांतरित हो रहा है। अब उत्सुकता की बारी किरण सक्सेना और मीरा शर्मा की थी। चल रहे हैं, क्यों? हिना वाधवा ने बातचीत का संचालन किया। मेरे पिताजी पिछले कुछ वर्षों से शहर के बाहर व्यापार कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में वे कुछ पैसे कमा रहे हैं। मैं अब मुंबई में नहीं हूं और इधर उधर भागना बहुत थका देने वाला है। मैं शादी से पहले ही यहां से चली जाऊंगी। किरण सक्सेना ने पूछा, तो आपकी क्या योजना है? हिना वाधवा ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। मुझे शिक्षक बनना बहुत पसंद है। बचपन से ही मुझे शिक्षक बनना पसंद है। सबसे दुखी व्यक्ति मीरा शर्मा थी। आप सब जा रहे हैं और मैं अकेली बची हूँ। किरण सक्सेना और हिना वाधवा दोनों मुस्कुराईं। जीवन विदाई की एक श्रृंखला है। मीरा शर्मा कुछ उदास मन से घर लौटी और दरवाजा खोला। फुसफुसाहट, विहू वॉकर पर उड़ता हुआ आया। माँ, गो, अभी भी यहाँ है। माँ, फिर आता है दूसरा खजाना, तीसरा खजाना। मीरा शर्मा का मूड अचानक अच्छा हो गया और वह तेजी से लिविंग रूम की ओर चल पड़ी। हर कोई छोटी पूंछ की तरह पीछे चल रहा है। किचन में राजेश कपूर ने मीरा शर्मा से हाथ धोकर खाना खाने को कहा। वह बच्चों को पूरक आहार खिलाता है। प्रिय, क्या आपके पास खाने की कुर्सी नहीं है? मीरा शर्मा भोजन कक्ष में आई और उन्होंने पाया कि अतिरिक्त कुर्सियां गायब थीं और वे सभी बच्चों के लिए खाने की कुर्सियां थीं। डाइनिंग चेयर में मुलायम कुशन और बैकरेस्ट है और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। कुशन भी स्पर्श करने में आरामदायक हैं और चेसिस मोटा और मजबूत है, जिससे ये बहुत भारी हो जाता है। इस पर बच्चों के नाम भी लिखे हैं और यह विशेष रूप से बनाया गया है। राजेश ने अपना काम खत्म करने के बाद बच्चों को एक एक करके डाइनिंग कार्ट में बिठाया। फिर उन्हें हाथ मुंह धोने दें और खाना खाने दें। ऐसा कोई रास्ता नहीं है।
जब उन्हें खाना दिया जाता है तो वे रॉकेट की तरह उड़ते हैं। वे अब गाड़ी में बैठना नहीं चाहते थे। जैसे ही गाड़ी उन पर रखी जाती वे उठ खड़े होते। बच्चों के लिए ऊंची कुर्सियां खरीदने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक पंक्ति में बैठो और खाओ। मीरा शर्मा अवि और विहू को खाना खिलाती हैं। राजेश दूसरे और तीसरे बच्चे को दूध पिलाता है। बच्चे अब अधिक सक्रिय हो गए हैं और उनके छोटे पेटों को जल्दी भूख लग जाती है। ये कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया। उन्हें वॉक में बिठाने के बाद राजेश मीरा शर्मा के साथ खाना खाने लगा। जब विहू और तनु ने उस ओर देखा तो दंपति को तुरंत बुरा महसूस हुआ। राजेश कपूर ने खाना बंद कर दिया और कहा, पत्नी, मैं बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। पहले तुम खाना खा लो। क्या आपको लगता है कि बस इतना ही है? उनमें से एक लगातार खाने का शौकीन है, एक तो थोड़ा उपद्रवी है जो हर चीज में शामिल होना चाहता है। वे दोनों एक साथ खेलना पसंद करते हैं और एक साथ करने के लिए चीजें ढूंढते हैं। राजेश कपूर ने उन्हें साथ खेलने के लिए राजी किया। विहू की लंबाई डाइनिंग टेबल के पैरों जितनी भी नहीं थी और वह मीरा शर्मा के पास सरक गया। क्या संयोग है, मैंने अभी मीरा शर्मा को मांस का आखिरी टुकड़ा खाते हुए देखा। उनकी नज़रें मिली और मीरा शर्मा ने धीरे से अपना सिर नीचे कर लिया। और विहू ने इसे पहले ही देख लिया है। माँ, मांस खाओ बेबी, मांस खाओ। मीरा शर्मा को बहुत पसीना आ रहा था और उनके मुंह में खाना भी अब स्वादिष्ट नहीं लग रहा था। तनु ने बीच में कहा, तनु, मांस खाओ, मांस खाओ। जैसे ही उसने सुना कि वहाँ मांस है, अभी वहाँ चला आया। मानो कह रहे हो, मांस कहाँ है? रिया को मज़ा आ रहा था और वह भाग गया क्योंकि उसे डर था कि उसके बड़े भाई और बहन भाग जाएंगे। उसने अपने हाथ में पकड़ा खिलौना ज़मीन पर रख दिया और उड़ गई। राजेश कपूर ने अपना माथा पकड़ लिया और निश्चय किया कि अब से वह छुप कर खाएगा। मीरा शर्मा ने आखिरी कुछ निवाले खाए और खाली कटोरा विहू को दिखाया। नहीं नहीं, विहू ने देखा कि वहाँ कोई मांस नहीं है, इसलिए उसने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा कि मेज पर क्या रखा है। मीरा शर्मा ने चुपचाप प्लेट हटा दी। राजेश ने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक गेंद का इस्तेमाल किया। बच्चों, इधर देखो, चलो गेंद खेलते हैं, ठीक है? पिताजी गेंद मारेंगे और तुम लोग उसे पकड़ोगे। इतना कहकर राजेश कपूर ने धीरे से गेंद विहू की ओर फेंकी। विहू अभी भी मेज पर रखा खाना खाने पर अड़ा हुआ था, हालांकि वह गेंद की ओर आकर्षित था। मीरा शर्मा जल्दी से खाना लेकर रसोई में चली गईं। ये दृश्य 3 खजानों द्वारा देखा गया था। विहू ने नीचे देखा तो गेंद जमीन पर लुढ़क रही थी और उसने स्वयं भी पर्याप्त भोजन और कपड़े जुटाने का निर्णय लिया। विहू ने अपने हाथों से डाइनिंग चेयर पकड़ ली और फिर अपनी पिंडलियों से जोर लगाना शुरू कर दिया। क्या आप स्वयं मुंह पर जाकर इसे देखना चाहेंगे? राजेश कपूर ने अपना माथा पकड़ लिया और गहरी सांस ली। उन्होंने ऐसे जिद्दी छोटे खाने पीने के शौकीन को कैसे जन्म दिया? जब मीरा शर्मा ने मुड़कर देखा तो उनका बेटा कुर्सी पर चढ़ रहा था। वॉक का प्रभाव व्यर्थ है। मीरा शर्मा जानती थी कि अगर वह अपने बेटे को यह नहीं दिखाएंगी तो वह कभी हार नहीं मानेगा। उसने अपने बेटे को उठाया और कहा, देखो, मेज पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा मांस खा लिया है। विहू स्तब्ध रह गया। तनु को राजेश को देखना भी आता था। वह उसे ऊपर उठाने का इशारा करती थी और वह भी देखना चाहती थी। राजेश कपूर ने उसे उठाया और कहा, तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो, तनु? मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को देखा और कहा, मैं बच्चे के साथ चलती हूँ, आप जाए। अब तो मैं खाने के बारे में बात करने की भी हिम्मत नहीं करता। राजेश कपूर रसोई में गए और व्यस्त होने का नाटक किया, फिर चुपके से खाना लेकर छोटे से कमरे में चले गए। मीरा शर्मा बच्चों के साथ गेंद खेल रही हैं और बच्चे उन्हें घेरे हुए हैं और बहुत खुश दिख रहे हैं। कुछ देर खेलने के बाद रिया ने सबसे पहले देखा कि राजेश कपूर गायब है। उसने चारों ओर देखा, डब डब। तनु ने सिर उठाया, बाबा, बाहर आओ। अवि ने बिना कुछ कहे अपना सिर घुमाया और देखा। 4 बच्चे ब्लॉकों से खेल रहे थे और वे भी मजे में शामिल हो गए। दृश्य थोड़ा अजीब था। मीरा शर्मा ने यह दृश्य देखा और उत्सुक थी कि आगे क्या होगा। विहू हमेशा खुश रहता है। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बिगड़ता नहीं है और गुस्सा नहीं करता। उसे अपना आपा खोते हुए देखना दुर्लभ है। विहू को यह देखकर थोड़ा दुख हुआ कि उसका काम बर्बाद हो गया, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और खेलना जारी रखा। रिया ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया और अब तक इसका पता नहीं चल पाया है।
उसके हाथ में जो खिलौना है वह एक गायन स्मृति चिन्ह है। ये बहुत प्यारा है, रिया को ये बहुत पसंद है। राजेश कपूर ने अपना खाना खत्म किया और बर्तन धोए, फिर वह खेल में शामिल हो गए। उन्होंने सोचा कि यह एक बेसिक हैंडीक्राफ्ट कौशल था जिसका उन्होंने पिछली बार उपयोग नहीं किया था। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? पत्नी, आओ और मेरी मदद करो। विला के छोटे से स्टोर रूम में 3 बहुत बड़े बैग थे। जब इसे ऊपर ले जाया गया तो सभी शिशुओं में उत्सुकता उत्पन्न हो गई। प्रिय, इन्हें ऊंची कुर्सियों पर बिठाओ, मैं इन्हें जोड़ने जा रहा हूँ। मीरा शर्मा जिज्ञासु शिशुओं को एक एक करके खाने की मेज पर ले गईं और उनके पास रखे निर्देश उठा लाईं। प्रिय, क्या तुमने स्लाइड और झूला खरीदा? यह एक इंडोर संस्करण है जो 6 महीने से 3 साल तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। वहाँ 3 बड़े बैग हैं जिनमें बहुत सारा सामान है, जिनमें छोटे छोटे पुर्जे भी हैं। प्रिय, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। नहीं, बस बच्चों का ख्याल रखना, मैं कर लूँगा। इतना कहने के बाद राजेश कपूर ने बेसिक हैंडीक्राफ्ट कौशल का इस्तेमाल किया। आपको निर्देश पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप केवल सामग्री देखकर ही बता सकते हैं कि इसे कैसे जोड़ना है। सभी पुर्जे आधे घंटे से भी कम समय में जोड़ दिए गए। वहाँ स्लाइड, झूले और बास्केटबॉल कोर्ट हैं। राजेश ने भी बहुत सारी समुद्री गेंदें खरीदी। उसने समुद्री गेंदों को धोया और सुखाया। खिलौने देखकर बच्चे बहुत उत्साहित हो जाते हैं। 1 मिनट रुको, पिताजी को कीटाणुरहित करने की ज़रूरत है। राजेश कपूर ने पहले उन्हें 2 बार पोंछा और फिर उन पर पानी रहित बच्चों के कीटाणुनाशक का छिड़काव किया। जाने से पहले 1 या 2 मिनट रुको। बच्चे इतने उत्साहित थे कि वे उठकर दौड़ पड़े। समय पूर्ण हुआ। राजेश ने चारों उत्सुक बच्चों को अंदर डाल दिया। बच्चे उत्साह से चिल्लाने लगे। प्रिय, क्या आपने नहीं कहा था कि आप शिशुओं के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कक्षाएं स्थापित करना चाहते हैं? मैं 1 महीने में इंटर्नशिप के लिए स्कूल छोड़ दूंगा। हम तब फैसला करेंगे। ठीक है, मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। राजेश कपूर ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। प्रिय, हम आज रात बच्चों को नहलाएंगे। मीरा शर्मा के चेहरे पर मुस्कान जम गई। शिशुओं को नहलाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन सबसे बड़े शिशु को नहलाना कठिन है। यह पानी को छूते ही चीखता है। अब वह एक छोटी मछली की तरह टब में है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। बच्चे लगभग खेलना समाप्त कर चुके हैं। राजेश उन्हें नहलाता है और मीरा शर्मा लिविंग रूम में उन्हें देख रही होती है। चौथे और तीसरे खजाने को एक साथ बड़े टब में नहलाया गया, उसके बाद दूसरे खजाने को भी नहलाया गया। हम अब तक व्यस्त रहे हैं, मुख्य कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है। मीरा शर्मा बच्चों को बिस्तर पर ले गई और वह अकेले में अवी से लड़ना चाहता था। राजेश कपूर ने पानी भरा और अवी को बाथरूम में ले गए। बाथटब देखकर अवी अचानक उत्साहित हो गया, संघर्ष करते हुए, चिल्लाते हुए, नहीं नहीं नहीं। इससे राजेश कपूर को सिरदर्द हो गया और वे खुश भी थे और असहाय भी। तुम मुझे शुरू करने से पहले ही बुला रहे हो। अवी चिंतित है। राजेश कपूर के पास उसे अपने पास एक छोटे से स्टूल पर बैठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अवी, उसे गीले तौलिए से धो। फिर भी अवी अभी भी दयनीय लग रहा था, मानो उसने कुछ बुरा किया हो। अवी, हम इसे इस तरह नहीं धो सकते। राजेश कपूर चिंतित थे। अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो बड़े होकर वे क्या करेंगे? काफी सोचने के बाद राजेश कपूर ने बाथटब में ढेर सारे खिलौने रख दिए। अवी, इधर आओ, खेलते हैं। अवी स्टूल पर बैठ गया और अपना सिर हिलाया, डब डब। ठीक है, ठीक है, अगली बार मैं अवी को पानी में जरूर जाने दूंगी। ठीक है, ठीक है, चलो अपने कपड़े सुखा लें और बिस्तर पर चले जाएं। ऊपर जाओ। मीरा शर्मा ने पूछा, क्या अवी आज पानी में गया था? राजेश कपूर ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने इसे गीले तौलिए से धोया था। मीरा शर्मा ने आह भरते हुए कहा, चलो अभी इसे ऐसे ही रहने देते हैं और धीरे धीरे इसमें सुधार करते हैं। दूसरा खजाना सो गया है और तीसरा खजाना पक रहा है। अवी बहुत दुखी लग रहा था और राजेश कपूर ने उसे गले लगा लिया। आओ आओ, पिताजी तुम्हें दिलासा दें और मनाएं। निश्चित रूप से कुछ समय बाद अवी ठीक हो गया। राजेश कपूर ने उसके लिए स्लीपिंग बैग डाला और कहा, सो जाओ। इधर विहू इधर उधर लौट रहा था और मीरा शर्मा उसकी पीठ थपथपा रही थी और एक छोटी सी धुन गुनगुना रही थी। राजेश कपूर ने समय देखा तो पता चला कि देर हो रही है। सो जाओ प्रिय, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मुझे नींद नहीं आ रही है।
टीचर टैंग और हिना वाधवा दोनों इस्तीफा देने की तैयारी कर रही हैं। एक व्यक्ति नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है और दूसरा किसी अन्य स्थान पर जाना चाहता है। राजेश ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जिंदगी एक साथ आने और बिछड़ने की निरंतर प्रक्रिया है। सभी अच्छी चीज़ों का अंत होना ही चाहिए। दुखी मत हो, बस सकारात्मक रहो। मैं और बच्चा तुम्हारे साथ हैं। जब जियाओजी अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त कर लेगा और मैं अपनी इंटर्नशिप शुरू करने वाली हूँ, तो क्या हम बच्चे को कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाएं? मीरा शर्मा ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? चलो समुद्र देखने चलें, सबसे बड़े चिड़ियाघर चलें, एक्वेरियम चलें। अगले दिन खिड़की की जाली पहुंचा दी गई। बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, बॉस आइए और सामान की जांच कीजिए। राजेश कपूर ने विहू को हाथ में लेकर गौर से देखा। उसे बहुत ही अच्छी कारीगरी से बनाया गया लग रहा था। वह बाथरूम में गया और एक बेसिन और तौलिया ले आया। इसे स्थापित करने से पहले कृपया इसे पोंछ लें, ये धूल से ढका हुआ है। बॉस ने कहा कि यह कोई समस्या नहीं है और कमांडर ने इससे निपटना शुरू कर दिया। चारों इंस्टॉलर बहुत कुशल थे और पूरी प्रक्रिया में लगभग 40 मिनट लगे। राजेश कपूर ने इसे देखा और संतोष व्यक्त किया। बॉस, आप कब फ्री हैं? हम आकर आपके लिए छत पर रेलिंग लगा देंगे। मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक है, हम कल वापस आएंगे और इसे स्थापित करेंगे। ठीक है, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। ये कठिन नहीं है, हमें यही करना चाहिए। स्क्रीन वाली खिड़कियों से आपको मच्छरों के अंदर आने की चिंता नहीं करनी पड़ती। वह शिशुओं पर सुरक्षात्मक अवरोध का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग 24 घंटे नहीं किया जा सकता। और आप मीरा शर्मा पर सुरक्षात्मक अवरोध का उपयोग भी नहीं कर सकते। आप मच्छरों को भी आकर्षित करते हैं। अब चूंकि हमारे पास स्क्रीन वाली खिड़कियां हैं, इसलिए हम शाम के बाद उन्हें खोल सकते हैं। शाम को मीरा शर्मा जब यार्ड में पहुंची तो उन्हें स्क्रीन वाली खिड़की दिखाई दी। बुरा नहीं है, यह अच्छा है। मुझे अब मच्छरों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चलो किसी दिन चमेली के कुछ गमले खरीदते हैं। ये कीड़ों को भगाने के लिए अच्छा है। ठीक है, तो फिर अपने घर के आंगन में कुछ मच्छर भगाने वाले पौधे लगाओ। इतने बड़े यार्ड के साथ राजेश कपूर के पास कभी भी कोई बदलाव करने का समय नहीं था। यहाँ तक कि चट्टानी सतह पर मौजूद मछलियाँ भी ऊपर तैरने लगीं। अगले महीने इंटर्नशिप समाप्त होने के बाद हम पौधे लगाना शुरू कर देंगे। जब दंपति आपस में बातचीत कर रहे थे, राजेश ने बच्चों को चिकन रिब्स नूडल्स परोसे। जब नूडल्स को पकाने के लिए बर्तन में डाला जाता है, तो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इससे बच्चों को दूध पिलाना आसान हो जाता है। जब वह आधा भरा हुआ था, तो विहू ने अपने लिए कुछ करना चाहा। राजेश कपूर ने जल्दी से छोटे कटोरे में नूडल्स को थोड़ा और कुचल दिया। इसे लें। 9 महीने से अधिक उम्र के बच्चे हर काम खुद करना पसंद करते हैं। राजेश कपूर ने कुछ और नूडल्स निकाले और उन्हें बच्चों के लिए तोड़ दिया। दूसरे बच्चे ने स्वयं ही यह काम करने की कोशिश की और पहले बच्चे ने बिना कुछ कहे चुपचाप प्यारी सी छोटी सी करछूल ले ली। जहां तक रिया की बात है, तो कोशिश करना तो दूर, वह पूरी तरह से उदासीन था। ठीक है, राजेश कपूर ने उसे समझाया, बेबी तुम भी इसे आजमा कर देखो। रिया ने कटोरे की ओर देखा और राजेश कपूर को जल्दी से खाना खिलाने का इशारा किया और कहा कि वह खाना चाहता है। मीरा शर्मा बगल में बच्चों की देखभाल कर रही थीं। मेरे नन्हे हाथ इतने कांप रहे थे कि नूडल्स हर जगह गिर रहे थे। ये देखना वाकई असहनीय था। राजेश ने उसे दिलासा दिया, अभ्यास से सिद्धि मिलती है। भविष्य में बच्चे अच्छे से खाना खा सकेंगे। विहू ने सफलतापूर्वक एक निवाला खिलाया। मीरा शर्मा ने तुरंत इसकी प्रशंसा की। कुछ बार कोशिश करने के बाद तनु भी एक निवाला खाने में कामयाब हो गई। अभी कोई अपवाद नहीं है। मीरा शर्मा का मानना है कि हालांकि मौजूदा हालात बहुत खराब हैं, हालांकि समय के साथ वह दिन आएगा जब बच्चे स्वयं खाना खाने में सक्षम हो जाएंगे। सफलता उसकी ओर हाथ हिला रही है। रिया को खाना खिलाने के बाद राजेश ने उसका हाथ मुंह धुलवाया और उसे एक्टिविटी रूम में लिटा दिया। जब अन्य बच्चे खाना खा रहे थे, राजेश मीरा शर्मा के लिए खाना छोटे से कमरे में ले गया। आपको छोटे खाने के शौकीन विहू से बचना चाहिए। 20 मिनट से अधिक समय तक खाने के बाद राजेश कपूर को लगा कि अब खाना खत्म करने का समय हो गया है। बच्चों के चेहरे और हाथों को गर्म पानी से धोएं, फिर बच्चों के खाने की टोकरी में गंदगी साफ करें। ये सब खत्म होने के बाद मीरा शर्मा ने भी खाना खत्म कर दिया।
पति, जाओ खाना खाओ। शाम को नहाने के बाद मीरा शर्मा को तब याद आया कि राजेश कपूर ने उनसे सिगरेट का एक पैकेट खरीदने को कहा था, जो अभी भी उनके बैग में था। अगले दिन मीरा शर्मा दरवाजे से बाहर निकली और कोई उनके पीछे पीछे रेलिंग खींचता हुआ आया। इसे रस्सी की सहायता से पहली मंजिल से लटकाना पड़ता है तथा इसे घर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। रेलिंग को ऊपर उठाने में काफ़ी मेहनत लगी। ये व्यस्त कार्यक्रम अभी दोपहर तक समाप्त नहीं हुआ है तथा इसके दोपहर तक समाप्त हो जाने की उम्मीद है। दोपहर के समय राजेश कपूर ने उनके लिए दोपहर का भोजन तैयार किया और उनमें से प्रत्येक को चीनी स्नैक्स का एक पैकेट दिया। बॉस, आप बहुत विनम्र हैं। खाना तैयार है, तुम लोग खा लो, हम खाना खत्म करके बच्चों को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, मुख्यतः क्योंकि उन्हें डर है कि विहू उन्हें याद करेगा। राजेश कपूर और मीरा शर्मा आमतौर पर हल्का भोजन करते हैं। आजकल के सभी व्यंजन स्वाद में भारी हैं। विहू के एक निवाला खाने के बाद उसकी याद उसके दिमाग में ताज़ा हो गई। इस बार भी वही 4 श्रमिक थे जो पिछली बार थे। जब राजेश कपूर दूर थे तो उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, वह 4 बच्चों का पिता है ना? वह बच्चों का ख्याल रखता है और उनके लिए खाना भी बनाता है। वह अद्भुत है। वह बहुत युवा है और पहले से ही एक विला में रहती है। वह काफ़ी सक्षम है। ये व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। तुम बहुत अच्छी कुक हो। दुबले पतले बॉस ने उनसे कहा कि वे बकवास करना बंद करें और जल्दी से खाना खा लें ताकि वे काम पर वापस जा सकें। जब सभी ने खाना खत्म कर लिया तो उन्होंने बर्तन सिंक में रख दिए और काम जारी रखा। बच्चों के सो जाने के बाद राजेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया। छत पर चले गए। अभी भी अंतिम कार्य बाकी है। मुझे कहना होगा कि ऊंची रेलिंग के कारण उन्हें अधिक सहजता महसूस हुई। रेलिंग के बीच की चौड़ाई बहुत कम है, इसलिए फंसने या गिरने की कोई संभावना नहीं है। राजेश बहुत संतुष्ट था। दोपहर 3 या 4 बजे काम समाप्त हुआ और राजेश कपूर ने शेष 20% धनराशि दे दी। बॉस, यदि भविष्य में आपको इस क्षेत्र में कोई आवश्यकता हो या यदि कोई मित्र ऐसा करना चाहे तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मीरा शर्मा जब वापस आई और परिणाम देखा तो बहुत संतुष्ट हुई। प्रिय, कल शनिवार है, चलो बच्चों को खरीदारी के लिए ले चलते हैं। कुछ चमेली के गमले वाले पौधे खरीदो। शाम को राजेश ने आराम करने से पहले मीरा शर्मा को कुछ देर तक परेशान किया। आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि मिट्ठू, जो आमतौर पर लिविंग रूम में रहता था, कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर की सारी मुर्गियां और बत्तखें खाली गईं। अब क्या होगा? बच्चों को लेकर परेशान होने के बाद राजेश ने फेई को वापस आते नहीं देखा। राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और उसे ढूंढने का निर्णय लिया। उसने मिट्ठू की पसंदीदा सूखी मछली निकाली और धीरे से पुकारा, फेई, छोटी मछली खाओ। मोटा, फेई, अब डिब्बाबंद खाना खाने का समय हो गया है। फेई, अब बाल हटाने वाली क्रीम खाने का समय हो गया है। यह अजीब है क्योंकि आमतौर पर जब मिट्ठू ये सुनता है तो वह म्याऊं म्याऊं करता है और दौड़कर आता है। इस बार बिल्ली कहाँ है? आप बाहर तो नहीं रहेंगे, है न? राजेश कपूर आंगन में देख रहे थे। इस समय बाहर बस हल्की रोशनी थी और मच्छरों से भरा हुआ था। राजेश कपूर टहलते हुए वापस आ गए। मच्छरों के काटने के निशान हर जगह थे। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ के साथ राजेश कपूर ने मिट्ठू को अपनी ओर आते देखा। तुम चूहे पकड़ने गए थे? तुम इतनी रात को घर नहीं जाओगे? ये तो बहुत ज़्यादा है। आश्चर्यजनक रूप से बिल्ली राजेश के हाथ में रखी सूखी मछली के प्रति उदासीन थी। इसके बजाय उसने राजेश कपूर के पैरों के चारों ओर चक्कर लगाया और उन्हें रगड़ा, जिससे स्पष्ट रूप से उसके इरादे कुछ और ही थे। राजेश कपूर के पूरे शरीर पर काट लिया गया था और वहां खुजली और असुविधा हो रही थी। फेई, मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो चलो अंदर चलकर बात करते हैं। राजेश कपूर घर में दाखिल हुए और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि बिल्ली उनके पीछे नहीं आई थी। वह बाहर चली गई और उसकी ओर देखने लगी। राजेश कपूर एक क्षण के लिए झिझके और पूछा, क्या आप मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं? मिट्ठू ने म्याऊं म्याऊं की, मानो राजेश कपूर की बातों का जवाब दे रहा हो। राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा, मुने और अपना फ़ोन लेने के लिए अंदर चले गए। एक क्षण रुको। दूसरी मंजिल पर जाकर राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को जगाया। पत्नी। मीरा शर्मा ने घबरा कर पूछा, पतिदेव, क्या हुआ? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ।
तुम बच्चों का ध्यान रखना। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझे फ़ोन कर देना। मीरा शर्मा ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उसे इस तरह देखकर राजेश कपूर समझ गया कि या ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। अपना फ़ोन उठाए, अपना कोट पहनिए और अपने बच्चों को सुरक्षात्मक अवरोध कौशल सिखाए। याद से बाहर निकलने के बाद राजेश कपूर ने पाया कि मिट्टू चला गया था। मोटा, म्याऊं, मैं यहाँ हूँ, म्याऊं। राजेश ने अपना कोट कस लिया और बिल्ली के पीछे चल पड़ा। विला क्षेत्र रात में खूबसूरती से रोशन रहता है, हर कुछ कदम पर स्ट्रीट लाइटें लगी रहती हैं, इसलिए राजेश को क्षेत्र को रोशन करने के लिए अपने फ़ोन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुछ देर चलने के बाद फेई ने पीछे मुड़कर देखा कि क्या राजेश कपूर उसका पीछा कर रहा है। राजेश कपूर ने हाथ हिलाकर कहा, आप चलिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। हम आगे बढ़ते गए और अंततः एक कोने वाले बंद गेट पर पहुंचे। ये स्थान बहुत दूर है और स्ट्रीट लाइटों के नीचे आप केवल पेड़ों की धुंधली परछाई ही देख सकते हैं। मिट्ठू म्याऊं म्याऊं करके जमीन पर बैठ गया। राजेश कपूर ने टॉर्च जलाए और घास में कुछ हिलता हुआ पाया। वो मैंने झाड़ियों से भौंकने की आवाज़ सुनी, यह कोई पिल्ला होगा। राजेश कपूर को पूरा यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने सावधानी से झुककर देखा। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि यह एक गंदा कुत्ता है। राजेश कपूर को स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है। वह झिझका, अपना कोट उतारा और फिर सावधानी से आगे बढ़ा। उसे डर था कि कुत्ता अचानक पलटकर उसे काट लेगा। डरो मत, छोटे कुत्ते, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसके बगल में मिट्ठू ने म्याऊं म्याऊं की। राजेश कपूर ने अपना फ़ोन अपनी जेब में रखा और कुत्ते को झाड़ियों से उठा लिया। इसे कैसे कहना है, वह इतना हल्का था कि मैं अपने कोट के माध्यम से उसकी पसलियों और उसके कांपते शरीर को महसूस कर सकता था। राजेश कपूर स्ट्रीट लाइट के पास गए और देखा कि वह वास्तव में एक कुत्ता था। उसके शरीर के बाल उजे हुए और गंदे थे, जिससे उसका पूरा रूप देखना मुश्किल हो रहा था। वो आंखें, मैं इसे कैसे कहूँ, ये दिल तोड़ने वाला है। उसके पास कभी कुत्ता नहीं रहा, इसलिए वह नहीं जानता कि वह किस नस्ल का है। फिलहाल इसे घर ले जाना उचित नहीं है, लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। मैं केवल पालतू पशु अस्पताल ही जा सकता हूँ। राजेश कपूर ने कुत्ते को एक तरफ रख दिया और फेई से कहा, मैं बाइक चलाने जा रहा हूँ, तुम यहाँ ध्यान रखना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे समझा जा सकता है या नहीं। थोड़ी देर बाद एक आदमी साइकिल पर आया और वे दोनों वहाँ थे। राजेश ने कुत्ते को पैडल पर बिठाया और बिल्ली को पट्टे पर बांध दिया। मैंने पास में ही एक पालतू पशु अस्पताल की तलाश की और इन दोनों छोटे बच्चों को वहां ले गया। मिट्ठू को भागने से रोकने के लिए राजेश कपूर ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वहां से लगभग आधे घंटे की दूरी पर 24 घंटे खुला रहने वाला पालतू पशु अस्पताल है। राजेश ने विज्ञापन में दिए गए फ़ोन नंबर का इस्तेमाल करके फ़ोन किया। नमस्ते, मैं स्विस पेट हॉस्पिटल बोल रहा हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मुझे सही याद है, ये रूईपेट अस्पताल एक श्रृंखलाबद्ध पालतू पशु अस्पताल प्रतीत होता है। खैर, मुझे एक कुत्ता मिला और वह बुरी हालत में था। मैं आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप फिलहाल दुकान बंद नहीं करेंगे। दूसरे पक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम 24 घंटे खुले हैं। ठीक है, मैं 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो फिर हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। 20 मिनट बाद राजेश पालतू पशुओं के अस्पताल में पहुँचा। हरे रंग की वर्दी में एक नर्स पहले से ही दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। इतना ही, राजेश उस आदमी और कुत्ते दोनों को हॉल में ले गया। नर्स ने दस्ताने पहने और कपड़े खोले, जिससे कुत्ते का पूरा रूप सामने आ गया। कुत्ता हड्डियों और चमड़ी का बना हुआ था, उसका फर उलझा हुआ और गंदा था। नर्स के सामने वह धीरे से रोया और कमजोर लग रहा था। नर्स ने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को बुलाया। प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, कुत्ते की हालत ठीक नहीं है, हमें उसका खून निकालना होगा, एक्सरे करवाना होगा वगैरह। अगर हालत गंभीर हुई तो उसे यहीं अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ये बहुत महंगा खर्च है और आपको ये निर्णय लेना होगा कि इसका इलाज कराना है या नहीं, डॉक्टर ने साफ साफ कहा। उनकी नज़र में राजेश कपूर बस एक छात्र था। ऐसा मत सोचिए कि आपके पालतू जानवर के इलाज की लागत सस्ती है, वास्तव में ये बहुत महंगी है। कॉलेज के छात्रों के पास ऐसा करने के लिए वित्तीय साधन नहीं हो सकते हैं। राजेश कपूर ने जरा भी संकोच नहीं किया। बचाओ, कुत्ते की आंखों में देखकर उसे बहुत दुख हुआ।
वह उसे कैसे नहीं बचा सकता था। डॉक्टर ने तुरंत एक्सरे परीक्षण, रक्त परीक्षण, मल परीक्षण आदि की व्यवस्था की। नर्स ने कहा, आपको पहले 6,000 रुपये की फीस देनी होगी। राजेश कोड स्कैन करता है। फिर उसने कहा, यह मेरी बिल्ली है, इसकी भी पूरी शारीरिक जांच करो। मेरे घर पर बच्चे हैं और मेरी बिल्ली अभी अभी कुत्ते के संपर्क में आई है। मैं चिंतित हूँ। नर्स ने अपनी समझ व्यक्त की और कहा, ठीक है। बिल्ली की जांच के परिणाम से पता चला कि सब कुछ सामान्य था। यह एक अच्छा परिणाम है और इससे ये साबित होता है कि कुत्ते को कोई संक्रामक बीमारी नहीं है। इधर राजेश कपूर के 1 घंटे इंतजार के बाद कुत्ते का परिणाम सामने आया। कुत्ते की सबसे बड़ी समस्या गंभीर कुपोषण थी और उसके शरीर पर कई घाव थे जो पहले से ही संक्रमित थे। डॉक्टर ने नस से कुत्ते के बाल काटने को कहा और बाद में वह उसे इव लगाने और तरल भोजन देने के लिए आया। निर्देश देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुत्ता भाग्यशाली है और वह अपनी देखभाल करना जानता है। इस साल की पहली छमाही में एक कुत्ते की हालत भी आपकी जैसी ही थी। वह पूरी तरह बीमार था और 3 दिन बाद मर गया। हमने उसके पेट की जांच की और उसमें कुछ भी बाहरी नहीं पाया। वह पूरी तरह सुरक्षित था। हालांकि यह अच्छी बात है कि इसे जल्दी में पहुंचा दिया गया। अगर यह 1 दिन बाद होता तो शायद। ये सुनकर राजेश कपूर ने राहत की सांस ली और अपने मोटे सिर पर हाथ फेरा। फेई महान है। इस बार इसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। शीशे के पार से आप देख सकते हैं कि कुत्ते के बाल काट दिए गए हैं और सिर्फ उसका कंकाल बचा है। ये देखकर दिल दहल जाता है। डॉक्टर ने उसे इव लगाया लेकिन वह रोता रहा और संघर्ष नहीं कर सका। मैं नहीं जानता कि उसमें कोई ताकत नहीं है या वह एक सज्जन व्यक्ति है। जब मैं इव ड्रिप पर थी तब डॉक्टर ने तरल भोजन तैयार किया। कुत्ते ने अपना सिर एक ओर झुकाकर बड़ी मुश्किल से खाना खाया। ये सब करने के बाद डॉक्टर ने राजेश कपूर से कहा, आपको कम से कम 10 दिन तक अस्पताल में रहना होगा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। हमारे अस्पताल में आगे के खर्चों के संबंध में नियम हैं और आपको उनका भुगतान करना होगा। यदि कोई स्थिति होगी तो हम आपको सूचित करेंगे और यदि कोई अतिरिक्त राशि होगी तो आपको धन वापस कर देंगे या यदि कोई कमी होगी तो आपको सहायता राशि प्रदान करेंगे। राजेश कपूर ने 10 दिनों के अस्पताल में भर्ती रहने और दवाइयों आदि का खर्च वहन किया। जब तक मैंने अपना काम खत्म किया तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। मैंने तुरंत सोचा, अरे नहीं, मुझे इस समय बच्चों को डांटना चाहिए। राजेश कपूर तेजी से इलेक्ट्रिक गधे पर सवार होकर वापस आ गए। घर पहुंचने के बाद मैंने जल्दी से स्नान किया और फिर ऊपर चला गया। पत्नी, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मैंने देखा कि मीरा शर्मा बच्चों को संभाल रही थीं और थोड़ी घबराई हुई लग रही थीं। जैसे ही राजेश कपूर अंदर आए उन्हें तुरंत होश आ गया। बच्चे तैयार हैं। उसने अपने बच्चे को पालने में लिटाया और पूछा, प्रिय तुम कहाँ चले गए थे? राजेश कपूर ने उन्हें गले लगाया और आज रात जो कुछ हुआ उसके बारे में बताया। जब वह बोल रहा था, मिठू शान से अपने बिल्ली के बिस्तर तक गया, एक आरामदायक स्थिति पाए और लेट गया। मैंने इस तरह की चीज़ सिर्फ टिकटॉक पर ही देखी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। राजेश कपूर ने कुत्ते के स्वरूप को याद करते हुए कहा, सभी जानवर आध्यात्मिक होते हैं। मीरा शर्मा ने जब राजेश कपूर को कुत्ते के बारे में बात करते सुना तो उन्हें सहानुभूति महसूस हुई। वह कुत्ता हमारे लिए एक रिश्ता है। जब वह ठीक हो जाएगा तो हम उसे गोद ले सकते हैं। वही मैंने सोचा। अगली दोपहर बच्चों के जागने के बाद राजेश अपनी BMW कार लेकर बाहर चला गया। सबसे पहले हम रुईचोंग अस्पताल गए। मीरा शर्मा ने भी दुबले पतले कुत्ते को देखा और उनकी आंखें लाल हो गईं। माँ बनने के बाद मेरा दिल नर्म हो गया और मैं इस तरह की चीजें नहीं देख सकती थी। चलो चलें, 10 दिन बाद हमारा इंतजार करना। वापस आओ और इसे घर ले जाओ। जब दोनों सुपरमार्केट पहुंचे तो चारों बच्चे तुरंत ही सभी के ध्यान का केंद्र बन गए। देखो चौगुन, ये चौगुन है। हे भगवान, कितना प्यारा है। उस बच्ची को देखो, वह कितनी सुंदर है। वह भविष्य में निश्चित रूप से बहुत सुंदर बनेगी। मेरे माता पिता इतने सुंदर हैं कि उन्हें देवी देवता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 6 लोगों का कितना अच्छा परिवार है। उन सभी का रूप अद्भुत है। जब तक मैं अपना अच्छा ख्याल रखूंगी, मेरे भावी पति किंडरगार्टन में ही रहेंगे। मैं सचमुच एक चुरा कर घर ले जाना चाहता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि बच्चों को किस रंग की थैलियाँ पसंद आती हैं।
पति पत्नी दोनों ये शब्द सुनकर थक गए थे। बच्चों को आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए ले जाएं। जैसे ही वे सुपरमार्केट पहुंचे, उनके सामने रखी रंग बिरंगी चीजें देखकर बच्चे दंग रह गए। विहू इतना उत्साहित था कि वह लगभग गाड़ी से उठ खड़ा हुआ। सौभाग्य से इसमें एक बकल है, अन्यथा मैं खड़ा भी नहीं हो सकता। दौड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है। आवश्यक सामान खरीदने के बाद हम समुद्री भोजन क्षेत्र में गए। क्या आप यहाँ मछली खरीदने आए हैं? नहीं, मैं बच्चों को मछली देखने के लिए यहाँ लाया हूँ। विभिन्न मछलियों को तैरते हुए देखना, साथ ही बुलफ्रॉग, कछुए, झींगे आदि को भी देखना। बच्चों की आंखें खुली हुई थीं, वे गौर से देख रहे थे और उनमें बहुत रुचि थी। मीरा शर्मा उनके पास बैठ गईं और उन्हें सिखाया, बेबी, यह एक मछली है, यह एक बुलफ्रॉग है। विहू ने जब मछली को देखा तो वह ठीक था, लेकिन जब उसने बुलफ्रॉग को देखा तो वह इतना डर गया कि रोने लगा। डब्बा, बाबा, मुझे गले लगाओ। राजेश ने चारों खजानों को एक तरफ रख दिया और जीवित झींगों को देखने लगा। प्रिय, मैं बच्चों के लिए झींगा बॉल्स बनाने के लिए कुछ जीवित झींगा खरीदने जा रहा हूँ। राजेश कपूर ने एक हाथ में 4 खजाने पकड़े हुए थे और दूसरे हाथ में झींगा पकड़ने वाला जाल। मैंने 4 पाउंड जीवित झींगे खरीदे, उनका वजन किया और खाने पीने के शौकीन लोगों की तिकड़ी के बारे में सोचा। खाने के शौकीनों का राजा जिसे घर की याद आती है। 4 पाउंड पर्याप्त नहीं है। छोड़ो भी और खरीद लो। बच्चे को भी तो खाना है और मेरी बीवी को भी तो खाना है। तो राजेश कपूर ने किनारे पर मोलभाव कर रहे कर्मचारियों से कहा, मैं यहाँ सभी जीवित झींगे खरीदने जा रहा हूँ। इसका वजन लगभग 10 पाउंड था। कर्मचारियों ने इसका वजन किया और अनुमान लगाया कि यह 800 रुपये से ज्यादा है। कृपया भुगतान करने के लिए यहाँ QR कोड स्कैन करें। सुपरमार्केट से निकलने से पहले भुगतान करने के लिए कोड को स्कैन करने से लोगों को अपनी खरीदारी पर पछताने से बचाया जा सकता है। कुछ लोग चुपके से चीजें अलमारियों पर रख देते हैं। जीवित झींगे पानी से बाहर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकते और यही वह समय होता है जब आपको ऐसे ग्राहकों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं सब कुछ खो दूं तो मुझे क्या करना चाहिए? मीरा शर्मा आश्चर्यचकित हुई। हनी, आप इतना क्यों खरीद रहे हैं? अब ज्यादा कीमा नहीं बचा है। अंततः हम खिलौना अनुभाग पर पहुंचे। दंपति ने दूसरे बच्चे के लिए एक गुड़िया और चौथे बच्चे के लिए एक अति सुंदर गुड़िया खरीदी। अवी ने एक छोटा जानवर खरीदा और रिया ने एक अटूट संगीत बॉक्स खरीदा। हर किसी ने कुछ न कुछ हासिल किया है और अंतिम पड़ाव घर है। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर को याद दिलाया, हमें अभी भी चमेली के फूल खरीदने हैं। राजेश को वास्तव में यह बात याद है, लेकिन फिर भी आपको अपनी पत्नी की चापलूसी करनी होगी। पत्नी, तुम्हारी याददाश्त बहुत अच्छी है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मैं भूल गया होता। निश्चित रूप से मीरा शर्मा अपने चेहरे पर गर्व की झलक दिखाने से खुद को नहीं रोक सकी। पतिदेव, अगर भविष्य में तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं उसे याद रखूंगी। अच्छा, फूल की दुकान पर आओ। मैंने चमेली के 5 गमले और कुछ लकी बैम्बू खरीदे और सब कुछ सुचारू रूप से चला। मैंने लिविंग रूम के लिए 2 अतिरिक्त बड़े फॉर्चून ट्री भी खरीदे। जब मैं घर पहुंची तो सबसे पहले मैंने अपना सामान हटाया और फिर बच्चों को सुला दिया। स्टोव गमलों में लगे पौधों की निःशुल्क डिलीवरी प्रदान करता है। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इससे हरियाली में भी बहुत अधिक वृद्धि होती है। प्रिय, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं बच्चों को एक थप्पड़ मारूंगा। राजेश कपूर ने सबसे पहले झींगा बॉल्स बनाए। 10 पाउंड जीवित झींगा को झींगा धागे से बाहर निकालना होगा, खोल निकालना होगा और कोल्हू में कुचलना होगा। झींगा के रेशे निकालना और खोल छीलना काफी कठिन काम है। मीरा शर्मा अपना काम खत्म करने के बाद मदद करने के लिए रेस्तरां में आईं। प्रिय, तुम झींगा वाली सब्जियां निकाल लो और मैं उन्हें छील दूंगी। मैं इसे छील दूंगा ताकि आपके हाथ को चोट न पहुंचे। काम को बांटकर इस कार्य को पूरा करने में दंपति को लगभग 1 घंटा लगा। अगला चरण झींगा को बारीक काटना और उन्हें मीट बॉल में बदलना है। प्रत्येक बच्चा संभवतः 7 या 8 खा सकता है। बाकी मेरी पत्नी को दे दो। रसोई से हल्की सी खुशबू आए और राजेश कपूर चिल्लाया, प्रिय, अब तुम बच्चे के साथ खाना खा सकती हो। ठीक है, हम आ रहे हैं। मीरा शर्मा ने बच्चों को ऊंची कुर्सियों पर बिठाया, उनके हाथ धुलवाए और उन्हें बिब पहनाए। आप खाना शुरू कर सकते हैं। पति, आपका कहाँ है? मैंने अभी रसोई में ही खाना खाया है।
दरअसल हर बार मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी और बच्चे अधिक खाएं। मीरा शर्मा ने राजेश कपूर की बात पर कभी संदेह नहीं किया। इस बार भी कोई अपवाद नहीं है। राजेश ने मीट बॉल्स को कांटे से काटा और बच्चों को खिला दिया। जब थोड़ा सा बच जाए तो बच्चों को उसे स्वयं खाने दें। खाने की कुर्सियां बहुत साफ हैं और यदि आप उन पर खाना गिरा भी दें तो भी आप उसे खा सकते हैं। छोटे बच्चों को ये बहुत पसंद आया और मेरे तीसरे बच्चे ने भी इस बार काफ़ी खाया। ये देखकर कि बच्चों को खाना कितना पसंद आया, मीरा शर्मा ने अपने लिए भी कुछ बचा लिया। तुम्हें पता है, बच्चे अभी भी इसे खाना चाहते हैं। राजेश कपूर को उम्मीद नहीं थी कि यह इतना लोकप्रिय होगा। पिताजी कुछ ही दिनों में आपके लिए और भी खरीदेंगे। प्रति बार 7 या 800, कितना महंगा, लेकिन बच्चे की खातिर मैं कोई भी रकम खर्च करने को तैयार हूँ। पलक झपकते ही कुत्ते को घर ले जाने का समय आ गया। पालतू पशु अस्पताल ने बुलाया है। उन्होंने बताया कि कुत्ते की हालत में सुधार है और उसे पालने के लिए घर ले जाया जा सकता है। मीरा शर्मा ने घर पर बच्चे की देखभाल की, जबकि राजेश कुत्ते को लेने के लिए गाड़ी चलाकर गया। पालतू पशु अस्पताल पहुंचने के बाद नर्स के पीछे अस्पताल के पिछवाड़े तक जाएं। अंदर पिंजरों की कतारें हैं, जो अस्पताल का अंतःरोगी विभाग है। इतना ही, राजेश कपूर ने देखा तो पाया कि अंदर का कुत्ता वास्तव में उस कुत्ते से मिलता जुलता था जिसे उन्होंने बचाया था। केवल 10 दिन ही बीते थे और थोड़ा पतला दिखने तथा शरीर पर अलग अलग आकार के घावों के अलावा वह अन्य कुत्तों से अलग नहीं था। कुत्ते का समग्र रंग, रूप और स्थिति पहले से पूरी तरह भिन्न है। चूंकि कुत्ते के बाल मुड़े हुए थे और राजेश कपूर एक आम आदमी थे, इसलिए वह ये नहीं बता सके कि वह किस नस्ल का कुत्ता था। ये कुछ कटार जैसा दिखता है, लेकिन राजेश कपूर की राय में उन्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वह शुद्ध नस्ल का कुत्ता है या नहीं। नज मुस्कुराई और बोली, ये बॉर्डर कोली है। राजेश थोड़ा हैरान हुआ। भले ही आप कुत्तों के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हों, लेकिन वह अब भी जानते थे कि लोकप्रिय नस्ल के कुत्तों में बॉर्डर कॉलीज की IQ उच्च होती है। नज ने आगे कहा, बॉर्डर कोली अपनी बुद्धिमत्ता, मजबूत सीखने की क्षमता, उच्च समझ क्षमता और प्रशिक्षण में आसानी के लिए जाने जाते हैं। मालिक के साथ संवाद करने में कुशल, सौम्य, वफादार और आज्ञाकारी। इसका IQ 6-8 साल के बच्चे के बराबर है। बुद्धिमत्ता इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक है। मूल्यांकन के अनुसार ये सबसे बुद्धिमान कुत्ता हो सकता है। ये जीवन का सबसे अच्छा पालतू कुत्ता है, एक साथी कुत्ता है और परिवार में एक अच्छा रक्षक कुत्ता भी है। यह उनके परिवार के लिए इतना उपयुक्त कैसे लगता है? राजेश कपूर को इस बात का दुख हुआ। मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा बनने के लिए क्या क्या सहना पड़ा। नस के अनुसार इसका व्यक्तित्व बहुत सौम्य है और ये लोगों के प्रति बहुत मित्रवत है। इंजेक्शन और घाव के उपचार के दौरान वह चुप रहे और उनका व्यवहार बहुत अच्छा और धैर्यवान था। कुत्ते को टीका लगाया गया है और कृमिनाशक दवा दी गई है। राजेश कपूर ने पालतू जानवरों के अस्पताल से एक पट्टा, कुत्ते का भोजन, एक कुत्ते का कटोरा और डिस्पोजेबल पेपर स्कूप खरीदे। डॉक्टर ने कुत्ते के घावों को साफ करने के लिए सूजन-रोधी दवा, पोषण संबंधी मलहम आदि निर्धारित किए। कुत्ते को घाव चाटने से रोकने के लिए तथा घर पर बच्चों को कुत्ते की दवा के संपर्क में आने से रोकने के लिए। इसलिए मैंने कुत्तों के लिए कुछ और कपड़े खरीद लिए। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद आप आधिकारिक तौर पर कुत्ते को घर ले जा सकते हैं। राजेश कपूर नीचे बैठ गए और अपने सामने बॉर्डर कोली पिल्ले को देखने लगे। अचानक पिल्ला राजेश कपूर को पहचानने लगा और उत्साहित हो गया। वह राजेश कपूर को अपने सिर से रगड़ने की कोशिश करता रहा और उसकी पूंछ प्रोपेलर की तरह झूल रही थी। नज मुस्कुराई और बोली, लगता है इसने तुम्हें पहचान लिया है। ये दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। राजेश कपूर ने पिंजरा खोला और कुत्ता तुरंत बाहर निकल आया। वह राजेश कपूर के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, चेहरे पर प्रसन्नता भरी नजरों के साथ अपनी गंजी पूंछ हिला रहा था। राजेश कपूर ने इसे देखा और उन्हें एक आभास हुआ, एक बार जब इसे अच्छी तरह से पाला जाएगा तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर कुत्ता होगा। राजेश नीचे बैठ गया और कुत्ते को पट्टा और डॉग टैग पहना दिया। मैंने फिर से उसका सिर छुआ। कुत्ता एक बच्चे की तरह खुश है। नज ने पूछा, छोटे लड़के, क्या तुम इसलिए खुश हो क्योंकि तुमने उसे पहचान लिया है जिसने तुम्हें बचाया था? हालांकि यह आमतौर पर अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन इससे लोगों में अवसाद की भावना पैदा होती है। ये पहली बार है जब यह इतना खुश है। भविष्य में आपको इसके साथ अच्छा व्यवहार करना होगा।
यह इसके लिए भी आसान नहीं है। राजेश ने अपनी BMW कार चलाई और कुत्ते को यात्री सीट पर बैठा दिया। अच्छा कुत्ता, हम जल्द ही घर आ जाएंगे। राजेश कपूर गाड़ी चलाकर यार्ड में आए। मीरा शर्मा ने शोर सुना और देखने के लिए बाहर आई कि क्या हो रहा है। वह चौंक गईं। वाह, कितना बदल गया है। क्या बच्चे सो रहे हैं? मीरा शर्मा थोड़ा डर गईं। हनी, क्या ये काटता है? राजेश कुत्ते को अपनी पत्नी के पास ले आया। कुत्ते ने मीरा शर्मा पर राजेश कपूर की गंध सूंघी और खुशी से गोल गोल घूमने लगा। उसने अपना सिर आगे बढ़ाकर दुलारने की भीख मांगी। मीरा शर्मा ने सावधानी से अपना हाथ बढ़ाकर कुत्ते को कई बार छुआ। ये देखकर कि कुत्ता बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, वह मुस्कुरा दी। सब कुछ हटाने के बाद दंपति ने विचार विमर्श किया और कुत्ते को फर्श से छत तक की खिड़की के पास रखने का निर्णय लिया। जहां तक कुत्ते के शौचालय की बात है तो उसे बाहर रखें। उन्होंने कुत्ते के लिए शौचालय की सिफारिश की थी और मैंने ग्रिड के बिना एक फ्लैट शौचालय खरीदा। नीचे डायपर की एक परत लगाएं, जो अत्यधिक सोखने की क्षमता रखता है। साफ और स्वास्थ्यकर उपयोग के लिए दिन में एक डायपर का इस्तेमाल करें। राजेश कपूर ने अपना सामान रखने के बाद अपने कुत्ते को लेकर उस जगह को ढूंढने निकल पड़े। प्रिय, तुम कुत्ते का क्या नाम रखना चाहते हो? मीरा शर्मा ने हिचकिचाते हुए कहा। हब्बी, मैंने इसका नाम वेस्ट रखा है, आप आ जाओ। राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, तो फिर हम उसे रैम्बो कहेंगे। मीरा शर्मा दंग रह गईं। पति, आपका नाम बहुत सामान्य है, इसलिए भविष्य में सुपर उच्च उपस्थिति मूल्य वाले कुत्ते का नाम रैम्बो रखा गया, ताकि कुत्ता अपना नाम समझ सके। राजेश कपूर ने कुछ कुत्ते के स्नैक्स निकाले और इनाम के तौर पर रैम्बो कहा। कुछ समय बाद बिना नाश्ता किए भी रैम्बो को पता चल गया कि उसे बुलाया जा रहा है। ये सब खत्म करके राजेश कपूर सोफे पर बैठ गए और गहरी सोच में डूब गए। बहुत बढ़िया, अब मुझे 4 बच्चों, एक बिल्ली और एक कुत्ते की देखभाल करनी है। मीरा शर्मा ने समय देखा और कहा, प्रिय, मैं बच्चों का हालचाल जानने जा रही हूँ। राजेश कपूर खड़े होकर बोले, चलो चलें। रैम्बो उनके पीछे गया और दरवाजा खोलकर राजेश कपूर ने कुत्ते का पट्टा पकड़ लिया, ताकि बच्चों को देखने के बाद वह कोई अतिवादी कदम न उठा ले। बच्चे अभी तक नहीं जागे हैं, लेकिन चौथे बच्चे की मुद्रा को देखते हुए लगता है कि वे जल्द ही जाग जाएंगे। मिट्ठू जाग गया, उसने अंगड़ाई ली, जम्हाई ली और म्याऊं म्याऊं करने लगा। वह रैम्बो के पास गया और अपनी पूंछ से उसे रगड़ने लगा, मानो अपने अच्छे मित्र को नमस्ते कह रहा हो। रैम्बो ने अपना सिर नीचे किया, मिट्ठू को सूंघा और अपनी पूंछ हिलाई। ऐसा लगता है कि वे अच्छे मूड में हैं। रैम्बो मीरा शर्मा के साथ पालने के पास गया और बच्चों को देखने लगा। मीरा शर्मा ने धीरे से कहा, अच्छा कुत्ता, तुम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते, समझे? अंततः विहू जाग गया। मीरा शर्मा ने उसे उठाया और उसके कपड़े पहनाते हुए उससे बातें करने लगीं। बेबी, देखो यह क्या है। जैसे ही विहू ने रैम्बो को देखा, उसकी नींद तुरंत गायब हो गई। कुत्ते, बड़ा पिल्ला। घबराई हुई तनु ने आवाज सुनी और तुरंत जाग गई। रैम्बो 2 बार भौंका और अन्य बच्चे जाग गए। बच्चों ने उत्साहित होकर कुत्ते को बुलाया और जब राजेश उन्हें कपड़े पहना रहा था तो उसने बताया कि उसका नाम रैम्बो है। काटना। क्योंकि मेजबान ने बच्चे को नए पालतू जानवर के संपर्क में आने दिया, उसने एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लीं। पालतू प्रशिक्षक कौशल को पुरस्कृत करता है। पालतू पशु प्रशिक्षक इस कौशल से पालतू पशु मेजबान के निर्देशों को समझकर उनका पालन कर सकते हैं, जिससे शिशुओं और छोटे बच्चों की सुरक्षा में बेहतर भूमिका निभाई जा सकती है। साथ ही इस कौशल के साथ आप हमेशा अपने पालतू जानवर की स्वच्छता को महसूस कर सकते हैं। कौशल अनुमति पालतू जानवर में स्वयं की रक्षा करने की क्षमता होती है और वह मेजबान के उन आदेशों का पालन करने से इनकार कर देता है जो उसे खतरे में डालते हैं। सिस्टम की आवाज़ सुनकर राजेश कपूर रिया को कपड़े पहनाने की कोशिश करते हुए रुक गए। बच्चे बेमैक्स को देखकर बहुत खुश हुए। रैम्बो ने एक चुस्त शर्ट पहन रखी थी और वह एक तरफ बैठा हुआ मुंह खोले देख रहा था। चल दर। जब हम बच्चों को गतिविधि क्षेत्र में लाए तो उनका सारा ध्यान रैम्बो पर केंद्रित था। रैम्बो को भी बच्चे पसंद हैं। सबसे साफ फर्क ये है कि वो राजेश के सामने जितना गुस्ताख होता है उतना नहीं होगा। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। मीरा शर्मा से कुछ कहकर राजेश कपूर रसोई में चले गए। मीरा शर्मा खेल के मैदान में बच्चों के साथ खेल रही थी।
रैम्बो उनके पास बैठा अपनी पूंछ हिला रहा था। मिट्ठू सोफे पर लेटा हुआ जम्हाई ले रहा था और यह सब देख रहा था। राजेश कपूर ने इस कौशल को मोटे तौर पर समझा, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया। आधी रात तक, जब राजेश बच्चों के साथ खेल चुका था, उसे एहसास हुआ कि डायपर बचे ही नहीं हैं। डायपर पहली मंजिल पर सोफे पर है। राजेश कपूर ने अपने बगल में खड़े रैम्बो की ओर देखा। पालतू प्रशिक्षक कौशल चालू करें और उसने रैम्बो से धीरे से बात की। रैम्बो, पहली मंजिल पर जाओ, उस सोफे पर जहां हम बैठे हैं। वहां एक बैग है, क्या तुम उसे उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? रैम्बो को बात समझ आ गई और वह क्लिक की आवाज के साथ नीचे चला गया और फिर क्लिक की आवाज के साथ ऊपर की ओर भागा। उसके मुंह में एक सीलबंद थैला था जिसमें आज उसने जो डायपर एकत्र किए थे वे रखे हुए थे। राजेश ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, कितना अच्छा कुत्ता है, अद्भुत। रैम्बो समझ गया और खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। अगली सुबह राजेश कपूर खाना बनाने के लिए नीचे चले गए। रैम्बो उसके पीछे नीचे चला गया और राजेश कपूर ने उससे कहा, मेरे पीछे नीचे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाकर बच्चे को देख लो, अगर वह जाग जाए तो मुझे बता देना। जब राजेश कपूर ने नाश्ता बनाना समाप्त किया तो उसने देखा कि रैम्बो नीचे आ रहा है और 2 बार उस पर भौंक रहा है। क्या बच्चे जाग रहे हैं? राजेश कपूर ने आग बुझाई और ऊपर जाकर देखा तो पता चला कि विहू जाग चुका था। राजेश कपूर ने उसे पालने से गिरते हुए देख लिया। वह गया और विहू को उठाया तथा रैम्बो की प्रशंसा करते हुए कहा, धन्यवाद रैम्बो। और मिट्ठू अभी अभी उठा है। बेमैक्स के साथ मिट्ठू का दैनिक कार्य बच्चों के साथ सोना है। आज का दिन भी सामान्य ही रहने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि राजेश कपूर के पास रैम्बो नाम का एक छोटा सा सहायक है। राजेश को जो भी जरूरत हो वह रैम्बो से अस्थायी रूप से बच्चों की देखभाल करने के लिए कह सकता है। उदाहरण के लिए, आज सूरज बहुत चमक रहा है, इसलिए राजेश बच्चों को मंडप में खेलने के लिए ले जाता है। राजेश कपूर को आज भी वह दृश्य याद है जब सभी लोग एक साथ दीवार पर चढ़ रहे थे। रैम्बो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। कृपया बच्चों पर नजर रखना और उन्हें बाहर मत आने देना। शौचालय में राजेश कपूर ने आंगन की निगरानी चालू कर दी। सचमुच, मैंने एक जाना पहचाना दृश्य देखा। अपने आखिरी सबक से सीख लेते हुए राजेश कपूर ने मंडप के चारों ओर एक मंच बनवाया। यदि बच्चे रेंग कर बाहर भी आ जाएं तो वे लॉन पर नहीं गिरेंगे। जब विहू ने बाहर निकलने की कोशिश की तो रैम्बो अचानक उठ खड़ा हुआ और मंडप में चला गया। बिना कुछ कहे उसने विहू को, जो अपना छोटा सा नितंब बाहर निकाले हुए था, नीचे धकेल दिया। विहू को कम नहीं आंका जा सकता। वह तो शीर्ष पर पहुंचने के लिए रैम्बो पर भी चढ़ना चाहता है। ये कैसे संभव है? रैम्बो को पता चला कि उसके बगल में बैठी तनु भी दिखावा करने की योजना बना रही थी और धनुषाकार करना जारी रखा। तनु ये सोचकर खिलखिला उठी कि रैम्बो उसके साथ खेल रहा है। जब राजेश वापस आया तो मंडप में सभी बच्चों को देखकर बहुत संतुष्ट हुआ। ये रैम्बो की बदौलत है। जहां तक फेई फेई का सवाल है, जो किनारे पर धूप सेक रही थी, राजेश ने अपना सिर हिलाया और हंस दिया। ऐसा लगता है कि परिवार में इस मोटी बिल्ली की स्थिति खतरे में है। कई बार जब राजेश कपूर को जरूरत पड़ी तो रैम्बो ने उनकी काफ़ी मदद की। यहाँ तक कि मीरा शर्मा भी आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। हर कोई कहता है कि बयान न्यू बुद्धिमान है और यह सच निकला। उसने रैम्बो के सिर को छुआ और कहा, आज चाबी ढूंढने में मेरी मदद करने के लिए रैम्बो को धन्यवाद। चाबी सोफे के गैप में थी और वह और राजेश कपूर उसे काफ़ी देर तक ढूंढते रहे, लेकिन नहीं मिली। राजेश कपूर ने ऑर्डर दिया और रैम्बो को तुरंत वह मिल गया। हमने रैम्बो को बचा लिया और हमें जीवन में एक छोटा सा सहायक भी मिल गया। ये सार्थक था। राजेश को लगता है कि यह पूरी तरह से इसके लायक है। समय तेजी से बीतता है और पलक झपकते ही मई का अंत हो जाता है। इंटर्नशिप खत्म होने का दिन नज़दीक आ रहा है, लेकिन इसकी तुलना में राजेश को लैम चीह की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की अधिक चिंता है। शाम को दोनों भाइयों ने वीडियो चैट की। हमने काफ़ी बातचीत की और मुद्दा सिर्फ मनीष कपूर को यह बताना था कि वह खुद पर इतना दबाव न डालें। सभी रास्ते रोम की ओर जाते हैं और जीवन में कई विकल्प हैं। सफलता अच्छी बात है, लेकिन असफल होने पर भी निराश न हो। परिणाम चाहे जो भी हो, उनका परिवार उनका पूरा समर्थन करेगा। मनीष कपूर की आंखें लाल हो गईं। भाई, मुझे पता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा।
राजेश कपूर ने सिर हिलाया और फोन रख दिया। पलक झपकते ही कॉलेज प्रवेश परीक्षा का दिन आ गया, जो कि शनिवार था। बाहर हर जगह छात्रों को प्रोत्साहित करने वाले नारे लिखे हुए हैं। सड़क पर चल रही गाड़ियां मूक हो गईं। मुंबई में हर जगह ट्रैफिक पुलिस को काम में व्यस्त देखा जा सकता है। आप भागीदार नहीं हैं, लेकिन आप अपने आसपास तनावपूर्ण माहौल महसूस कर सकते हैं। मुझे आशा है कि प्रत्येक छात्र अच्छा प्रदर्शन करेगा और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करेगा। उस दिन सारी खबरें कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में थीं। कुछ लोग देर तक सोए रहे, कुछ अपने प्रमाण पत्र लाना भूल गए, तथा कुछ लोग विभिन्न कारणों से देर से आए। डिलीवरी बॉय थे जो छात्रों को परीक्षा स्थल तक लेकर आए, और ट्रैफिक पुलिस अधिकारी थे जो छात्रों को रास्ते में ले गए। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाने के लिए टैक्सी चालक तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। वे सभी उनके लिए कुछ न कुछ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक युद्ध क्षेत्र की तरह है। अपने वर्षों के अध्ययन का संतोषजनक उत्तर स्वयं को दीजिए। जून में गर्मी आ गई है। मीरा शर्मा का मामला भी समाप्त हो गया। उन्हें पदोन्नति, वेतन वृद्धि और 1 महीने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का अवसर मिला। यह मामला पहले ही तय हो चुका है। इस सेमेस्टर के अंत में शिक्षकों की बैठक में इसकी घोषणा की जाएगी। यह मीरा शर्मा की क्षमता पर स्कूल के विश्वास को दर्शाता है और उनकी पुष्टि भी करता है। मीरा शर्मा ने आह भरते हुए कहा, गर्मी की छुट्टियों के बाद मैं मुंबई यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। बस 1 महीना ही बाकी है। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। राजेश कपूर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बच्चे और मैं आपके पास चलेंगे और आपका साथ देंगे। मीरा शर्मा खुश हुई। सच में? राजेश कपूर ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। बिल्कुल ये सच है। क्या आपको लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मीरा शर्मा ने उसे गले लगाया। हब्बी, आप बहुत अच्छे हैं। राजेश कपूर कुछ उत्सुकता से मुस्कुराए। मैंने शियाओजी को फ़ोन किया और उससे उसके अंकों के बारे में पूछा। उसने और उसके शिक्षक ने उसके अंकों का अनुमान लगाया और अगर कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो उसे बीजिंग से संबद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा। उसके तीनों दोस्तों ने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि वे भी साथ जाएंगे। तो फिर शायद हम साथ में राजधानी जा सकें। मीरा शर्मा को यह भी पता था कि मनीष कपूर ने इस बार असाधारण प्रदर्शन किया है, लेकिन ये सब अंतिम परिणाम पर निर्भर करता है। मनीष कपूर अपने कुछ दोस्तों को 1 हफ्ते के लिए यहाँ लाना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं? जरूर। मीरा शर्मा को कोई आपत्ति नहीं थी। वह अभी भी जियाओजी को बहुत पसंद करती है और उसके दोस्त भी बहुत अच्छे हैं। मनीष कपूर पहली बार यहाँ आए हैं। मीरा शर्मा ने सुझाव दिया, क्या हम सब मिलकर पूरे परिवार के साथ एक्वेरियम जाएं? राजेश कपूर इससे असहमत नहीं थे। ठीक है, उन्हें अपने साथ ले जाओ और बच्चों के साथ कुछ मज़े करो। मनीष कपूर ने इस बार परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह जो चाहेगा मैं उसे दूंगा। मीरा शर्मा राजेश कपूर की बाहों में झुक गईं। पति जी, आप भविष्य में निश्चित रूप से एक ऐसे पिता बनेंगे जो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। राजेश कपूर हंसे, तो अब से मैं प्यार करने वाले पिता की भूमिका निभाऊंगा और आप सख्त मां की भूमिका निभाएंगी। मीरा शर्मा ने सीधा चेहरा बनाए रखा और पूछा, मैं गंभीर कैसे हो सकती हूँ? शिक्षिका मीरा हमारे स्कूल में बहुत सख्त होने के लिए जानी जाती हैं। अपने पति की चिढ़ाने का सामना करते हुए मीरा शर्मा ने मुंह बना लिया। वे मेरे पति या बच्चे नहीं हैं, मैं उनके साथ इतनी नरमी क्यों बरतूं? हाँ हाँ, मेरी पत्नी ने जो कहा वह सही है। दूसरा पहलू, मनीष कपूर और उनके 3 साथियों ने पहले ही ट्रेन टिकट खरीद लिए हैं। हमने साथ मिलकर यात्रा करने और अगले दिन राजेश से मिलने मुंबई जाने की तैयारी की। मानसी यहाँ अपना सामान पैक कर रही है। राकेश चैन चिंतित दिखते हुए वहां पहुंचे। बेटा, मैं आंटी को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं पिताजी, मैं यह अकेले कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे साथ मेरे दूसरे, तीसरे और चौथे भाई भी हैं। हालांकि राकेश चैन को लगा कि उनके बेटे का भाईचारा बहुत बचकाना और हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन उस समय मेरा बेटा बदल गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह अभी भी अपने दिल में बहुत राहत महसूस कर रहा था, लेकिन यह उनके बेटे के लिए पहली बार इतनी दूर यात्रा है, इसलिए वह सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपके साथ चलूं तो कैसा रहेगा? मानसी ने अपने हाथों से कपड़े नीचे रख दिए, सिर घुमाया और बहुत गंभीरता से बोली, पिताजी, मैं अब बच्ची नहीं रही। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ।
राकेश चैन को भी यह बात पता थी, लेकिन फिर भी वह चिंतित थे। मैं इस यात्रा के दौरान आपसे संपर्क में रहूंगा, ठीक है? राकेश चैन ने काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाई और अंत में अनिच्छा से सहमति में सिर हिलाया। मानसी खुश हुई और उसे दिलासा देते हुए बोली, देखो, मैं जल्द ही कॉलेज जा रही हूँ। शायद मैं जिंगचेंग विश्वविद्यालय में प्रवेश पा जाऊं। तो क्या तुम मेरे पीछे आओगे? कैपिटल यूनिवर्सिटी। राकेश चैन अपने बेटे को मारना नहीं चाहता था। क्या आपको नहीं पता कि आपके बेटे का वजन कितना है? बीजिंग विश्वविद्यालय में आवेदन करने का सपना देखें, लेकिन वह अपने बेटे के विश्वास को नष्ट नहीं कर सका। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के आखिरी महीने में मेरे बेटे ने अपनी आधी जिंदगी जोखिम में डाल दी। मैंने 1 महीने में 15 पाउंड वजन कम किया। वह इतना भयभीत हो गया कि उसने तुरंत एक पोषण विशेषज्ञ को ढूंढ लिया जो प्रतिदिन उसके बेटे की देखभाल करता था। हालांकि मेरा वजन अभी तक वापस नहीं बढ़ा है। सामान पैक करने के बाद मानसी दोबारा जांच करने के लिए ऊपर गई और एक पावर बैंक लाने का फैसला किया। ट्रेन से इसमें केवल 2.5 घंटे लगते हैं, जो बहुत तेज है। राकेश चैन ने मनीष कपूर के परिवार से मुलाकात की और एक एक करके कई बच्चों के माता पिता से मुलाकात की। यह अच्छी बात है कि मेरे बेटे को ऐसा दोस्त मिल गया। वह बहुत खुश है। पिताजी, वापस सो जाइए। क्या आपके पास मनीष कपूर के भाई का फ़ोन नंबर है? मानसी तुरंत सतर्क हो गई। आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर सकता हूँ? बस उसे फ़ोन करो और मदद मांगो। क्या इससे उसे परेशानी नहीं होगी? मानसी को संदेह हुआ। पिताजी, मेरा सबसे बड़ा भाई एक अच्छा इंसान है और हमारा बहुत ख्याल रखता है। कृपया बात करते समय ज़्यादा विनम्र रहें। इसके अलावा वह काफ़ी धनी और संपन्न है, इसलिए गलत धारणा मत पालिए। राकेश चैन ने तुरंत समझाया, पिताजी का वास्तव में कोई और मतलब नहीं था, वह तो बस उन्हें नमस्ते कहना चाहते थे। ठीक है, आप यहीं स्पीकर फ़ोन पर कॉल करें और मैं सुनूंगा। अच्छा। मानसी ने समय देखा। 9 बज गए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम अभी तक सोए भी या नहीं। बीप बीप बीप। कौन? यह मैं हूँ। मैं मानसी हूँ। राजेश कपूर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए और बोले, तो यह आप हैं। क्या आप तैयार हैं? आपको वास्तव में कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, केवल 1 या 2 अतिरिक्त कपड़े। मानसी ने आज्ञाकारी भाव से कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। यह अच्छी बात है। बाहर जाते समय अपना फ़ोन, चाबियां और पहचान पत्र साथ ले जाना मत भूलना। मैं इसे नहीं भूलूंगा। राजेश के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वह मानसी को अपना छोटा भाई मानता था। भाई, मेरे पिताजी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है। मानसी पूरे समय स्पीकर फोन पर थी। पापा, ये लीजिए। अपनी आंखों से चेतावनी देते हुए, बकवास मत करो। राकेश चैन, नमस्ते, मैं मानसी के पिता राकेश चैन हूँ। नमस्ते, मैं मनीष कपूर का भाई राजेश कपूर हूँ। राजेश को मनीष कपूर से पता चला कि राकेश चैन विधुर थे और अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। खैर, मैं तो बस आपको धन्यवाद देना चाहता था। मुझे सचमुच खेद है कि जब आप वहाँ थे तो मेरे बेटे ने आपको परेशान किया। ये बहुत विनम्र है। वह और मनीष कपूर सहपाठी थे और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे। मैं उनके साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार करता हूँ। राजेश कपूर ने फिर कहा, चिंता मत करो अंकल, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। अगर कुछ हुआ तो मैं आपसे कभी भी संपर्क करूंगा। तो फिर मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। देर हो रही है, आपको जल्दी सो जाना चाहिए। फोन रखने के बाद राकेश चैन आखिरकार मुस्कुराए। उस समय मैं राजेश से केवल कुछ समय के लिए ही मिला था और वह एक सुंदर युवक प्रतीत हुआ। अब जब मैंने उनसे फ़ोन पर बात की है तो मुझे लगता है कि वह एक अच्छे इंसान हैं। बेटा, पिताजी तुम्हारे कार्ड में हज़ारों रुपये ट्रांसफ़र करेंगे। वापस जाओ और दूसरों के लिए परेशानी पैदा मत करो। इतना कहकर उसने मानसी के कार्ड में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। मानसी ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, मैं कोई परेशानी नहीं खड़ी करूंगी। मैं तो बस मौज मस्ती करने जा रही हूँ। जब आप स्टेशन पहुँचें तो कुछ फल खरीद लें। खाली हाथ मत जाएं। मानसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। पापा, मुझे पता है। पैसों के मामले में कंजूसी मत करो। अगर पैसे खत्म हो जाएं तो पापा को बता देना, ठीक है? मुझे पता है। वह तो बस कुछ दिनों के लिए खेलने जा रहा है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हालांकि मानव और यश वर्मा के माता पिता ने इतनी बड़ी रकम यानी 10,000 नहीं ली, लेकिन फिर भी सभी ने बच्चे को 5,000 रुपये दे दिए।
कॉलेज प्रवेश परीक्षाएं अंततः समाप्त हो गई हैं, इसलिए उन्हें बाहर जाने दें और अपने सहपाठियों के साथ कुछ मौज मस्ती करने दें। अगले दिन वे चारों हाई स्पीड रेलवे स्टेशन पर मिले। बड़े होने के बाद ये पहली बार था जब उन्होंने अकेले इतनी दूर की यात्रा की थी। भले ही वे अपने माता पिता की नज़रों में बड़े हो गए हों, वे हमेशा ऐसे बच्चे होते हैं जो कभी बड़े नहीं होते और चिंता का कारण होते हैं। जब तक वस्तु खो गई है और व्यक्ति ठीक है तब तक सब ठीक है। अन्य वित्तीय मामले महत्वपूर्ण नहीं हैं, अपने फ़ोन को सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण बात है। 4 लोगों ने हाई स्पीड रेल ली और लगातार सीटें खरीदी, एक आगे और एक पीछे। संयोगवश एक खूबसूरत युवती की मुलाकात मनीष कपूर से हुई। मुझे मनीष कपूर की संपर्क जानकारी चाहिए। मनीष कपूर ने इनकार कर दिया और बाकी लोग निराश दिखे। मैं चाहता हूं कि यह आशीर्वाद मुझे भी मिले। 2 घंटे जल्दी ही बीत गए। मानसी ने अपने पिता के निर्देशों के बारे में सोचा और कहा, 1 मिनट रुको, मैं कुछ सामान खरीदने के लिए सुपरमार्केट जा रही हूं। मानसी राकेश चैन का प्रिय पुत्र है और रैंकिंग के मामले में भी वह सबसे बड़ा भाई है, लेकिन उनकी नज़र में हम सबसे छोटे हैं और हमें सबसे ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत है। काफ़ी समय तक उसे जानने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मानसी बहुत सरल स्वभाव की है। मानव ने पूछा, तुम क्या खरीद रहे हो? चलो कुछ फल, कुछ सिगरेट और एक डिब्बा दूध खरीदते हैं। वह रुका और बोला, हम वहाँ खाली हाथ गए थे। ये थोड़ा शर्मनाक है न? बाकी 3 लोग हैरान रह गए। आह, ऐसी कोई चीज़ है? मनीष कपूर ने तुरंत कहा, मेरे भाई को इन चीज़ों की परवाह नहीं है। मानसी ने सिर हिलाया, सवाल यह नहीं है कि हम परवाह करते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम करते हैं या नहीं। कुछ विचार विमर्श के बाद हमने 2 कार्टन दूध और ढेर सारे फल खरीदे। मैं सिगरेट या शराब नहीं खरीदूंगा। राजेश धूम्रपान या शराब नहीं पीता। वे चारों लोग सामान लेकर जा रहे थे और उन्हें लगा कि यह तो रिश्तेदारों से मिलने जैसा है। मीरा शर्मा की BMW मिनी का उच्च स्तरीय संस्करण उनके आकर्षक चेहरे और शांत स्वभाव के साथ बहुत ही आकर्षक है। वहां खड़े होकर आपको एक सुंदर परिदृश्य दिखाई देगा। वापसी दर 200% है। उसने बाहर निकलने पर इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं दिखा, इसलिए उसने मनीष कपूर को बुलाया। भाभी, हम जल्द ही बाहर आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद 4 लोग बाहर आए। हर कोई अपने हाथों में कुछ न कुछ पकड़े हुए था। मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। ये सब आप कहाँ से लाए? मनीष कपूर ने सिर हिलाया, नहीं, उन्होंने कहा कि खाली हाथ आना शर्मनाक होगा, इसलिए उन्होंने हमें कुछ फल या कुछ और लाने को कहा। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोली, इतना विनम्र मत बनो। चलो, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है। मीरा शर्मा का सामना करते समय वे सहज रूप से दुस्साहपूर्ण कार्य करने का साहस नहीं कर सके। सबसे पहले, मीरा शर्मा बहुत अलग थलग और बहुत खूबसूरत हैं, जिससे लोगों को यह एहसास होता है कि वह अकेली हैं और उनके साथ रहना मुश्किल है। दूसरी बात, मीरा शर्मा एक विश्वविद्यालय शिक्षिका हैं। मनीष कपूर ने कहा, भाभी, आपकी कार बहुत सुंदर है। मीरा शर्मा को थोड़ा गर्व हुआ, आपके भाई ने पिछले साल मुझे जन्मदिन का उपहार दिया था। कुछ लोग कार में सवार होकर लगभग आधे घंटे तक गाड़ी चलाते रहे और फिर ग्रीन लेक विला पहुंचे। मीरा शर्मा कार को दूसरी मंजिल पर स्थित गैराज तक ले गईं। फिर मैं लिफ्ट से लिविंग रूम में गया। यश वर्मा हैरान थे। मैंने टिकटॉक पर एक वीडियो देखा था जिसमें बताया गया था कि घर में लिफ्ट लगी है, और सच में है भी। जब आप लिविंग रूम में प्रवेश करेंगे तो आपको दाईं ओर एक बहुत बड़ा लिविंग रूम दिखाई देगा। बाईं ओर खाने की मेज और रेस्तरां है। लिविंग रूम बच्चों के लिए खेल का मैदान बन गया है, जहां बेमैक्स उनके बगल में पर्यवेक्षक की तरह बैठा है। मिट्ठू सोफे पर झपकी ले रहा था। रसोई घर से आती भोजन की सुगंध से मुझे भूख लग जाती है। मीरा शर्मा ने उनका अभिवादन करते हुए कहा, ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम घर पर हो, शर्माओ मत। वह तुरंत रसोई में गई। प्रिय, वे वापस आ गए हैं। राजेश कपूर रसोई में पसलियां पका रहे थे और गुनगुना रहे थे। मीरा शर्मा जब अपने कपड़े बदलकर नीचे आई तो उन्होंने मानव और अन्य तीनों को बच्चों के साथ खेलते देखा। प्रिय, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। वे कहाँ हैं? बच्चों के साथ खेल रहा हूँ। मानसी अपना फ़ोन लेकर आई, थोड़ी शर्मिंदा सी लग रही थी। भाई, मेरे पिताजी आपसे वीडियो चैट करना चाहते हैं। राजेश कपूर ने अपने हाथ पोंछे और मानसी से फ़ोन ले लिया। नमस्ते चाचा, राकेश चैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको परेशानी देने के लिए मुझे खेद है।
राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, नहीं, वह बहुत अच्छा बच्चा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो जाओ और अपना काम करो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। ठीक है, अलविदा। वीडियो बंद करने के बाद राजेश ने फ़ोन मानसी को दे दिया। मानसी शर्मिंदा दिख रही थी। राजेश ने अपनी समझ व्यक्त करते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी परवाह करते हैं। जाओ, हाथ धो लो, उन्हें खाने के लिए बुलाने का समय हो गया है। अच्छा। राजेश कपूर ने वे व्यंजन बनाए जो उन्होंने पिछली बार मेरठ में अपने घर आने पर ऑर्डर किए थे। वे चारों एक के बाद एक बैठ गए। दूसरी ओर 4 बच्चे बैठे थे। राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने बच्चे को खिलाने का काम आपस में बांट लिया और बाकी का 1/3 हिस्सा उन्हें खुद खाना पड़ा। अब मैं 10 में से 8 बार खुद को खाना खिला सकता हूँ, जो पहले से ही बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि इस गर्मी के बाद बच्चे खुद खाना खा सकेंगे। राजेश कपूर और मीरा शर्मा बैठ गए। आप कहाँ जाना चाहते हैं? मनीष कपूर ने झट से कहा, भाई साहब, हमारी चिंता मत करो, चलो घूमने चलते हैं। इस समय मौसम बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है और वे इस मौज मस्ती में शामिल नहीं होना चाहते। बस आराम करो और परिणाम आने तक प्रतीक्षा करो। मीरा शर्मा मुस्कुराईं और बोलीं, तुम्हारे भाई ने इस बार कहा था कि अगर तुम परीक्षा में अच्छा करोगे तो वह तुम्हें जो चाहोगे वो देंगे। मनीष कपूर थोड़ा शर्मा रहे थे। मेरा अनुमानित स्कोर बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए काफ़ी है, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी में दाखिला पाना काफ़ी मुश्किल है। फिर हम अगस्त में एक साथ बीजिंग जा सकते हैं। तुम्हारी भाभी 1 महीने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन करने जा रही हैं। खाने की मेज पर सभी लोग चर्चा कर रहे थे। विहू ने चमकती आंखों से बड़ों के भोजन को देखा। लोग खड़े होने लगे क्योंकि वे खाना चाहते थे। राजेश कपूर ने आह भरी। वह जानता था कि ऐसा होगा, इसलिए उसने विहू से कहा कि ये चीज़ें खाने योग्य नहीं हैं। नूडल्स खाने से पहले विहू को यह नहीं पता था कि समझौता का मतलब क्या होता है। ठीक है। तनु भी इस मस्ती में शामिल होना चाहती थी और शोरगुल में शामिल हो गई। अभी अपने अवसर की प्रतीक्षा करो। रिया बगल में अपना खाना खा रहा था। यश वर्मा ने कहा, मेरे चाचा का एक बच्चा है जिसकी स्थिति विहू जैसी ही है। उसे भी बड़ों को खाना पसंद है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मेरे चाचा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसे एक निवाला खिला दिया। तीखेपन के कारण वह इतना तीखा हो गया कि उसने उसे और खाने से इनकार कर दिया। राजेश कपूर और मीरा शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। यह एक तरीका है, यश वर्मा ने कहा, आप इसे आजमा सकते हैं। उसे रोकने और टालने के बजाय उसे वास्तविक स्थिति से अवगत कराना बेहतर है। मीरा, यहाँ थोड़ा दही डालो। दही तीखेपन से राहत दिला सकता है और बाद में भोजन तैयार करने में आपकी मदद कर सकता है। मीरा शर्मा ने दही बनाया और फिर राजेश कपूर ने विहू को उठाया। विहू डाइनिंग चेयर की बाधा के बिना बेहद खुश था। राजेश अभी भी अपना अंतिम संघर्ष कर रहा है और उम्मीद करता है कि विहू उसे समझ सकेगा। विहू, तुम इसे नहीं खा सकते, यह मसालेदार है। इतना कहने के बाद राजेश कपूर ने मसालेदार एक्शन का जीवंत प्रदर्शन किया। विहू भला कैसे कुछ सुन सकता था। वह तो पहले से ही सुगंधित और रंग बिरंगे भोजन की ओर आकर्षित था। विहू, तुम सचमुच इसे नहीं खा सकते। विहू के जिना राजेश की बाहों में संघर्ष कर रही थी और उसे वापस पकड़ने के लिए राजेश को काफी प्रयास करना पड़ा। विहू, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारे लिए वयस्क दुनिया की क्रूरता का अनुभव करने का समय आ गया है। राजेश कपूर ने अपनी चॉपस्टिक पर थोड़ी सी सॉस डुबोई और विहू को खाने का इशारा किया। विहू ने अपना सिर आगे बढ़ाया और उसे चखा। धीरे धीरे उसका चेहरा दर्द से भर गया। आह वाह, रो रहा हूँ, बहुत दुखी हूँ। राजेश ने विहू को तुरंत दही नहीं खिलाया, वरना वह सबक नहीं सीख पाता। देखो विहू, तुम बच्चे वह खाना नहीं खा सकते जो हम बड़े खाते हैं। विहू ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मसालेदार स्वाद से उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। दूसरा बच्चा हक्का बक्का रह गया, सबसे बड़ा बच्चा भ्रमित हो गया और तीसरा बच्चा पूरी तरह से हतप्रभ रह गया। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वे कुछ जानते हैं। तनु, चुपचाप अपने बेचैन हाथ वापस ले लो। सही समय देखकर राजेश ने मीरा शर्मा से विहू को दही खिलाने को कहा। जब विहू ने पीना समाप्त कर लिया तो उसने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। वह बहुत दयनीय लग रहा था। राजेश कपूर ने उसे वापस डाइनिंग चेयर पर बिठा दिया, ये देखने के लिए कि आगे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। विहू की पलकों पर आंसू लटक रहे थे और अंततः उसने हिलना बंद कर दिया।
राजेश कपूर ने उसे अपने कटोरे से खाने दिया। विहू का जीवन निराशाजनक है। उसके बाद विहू के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। राजेश कपूर ने उन्हें समझाने की कोशिश की और बहुत कुछ कहा। विहू, ऐसा नहीं है कि डैडी नहीं चाहते कि तुम इसे खाओ, बात बस इतनी है कि हमारे बड़ों का स्वाद तीखा होता है और ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। तुम जब चाहो खा सकते हो। डैडी तुम्हारे लिए जो चाहो बना देंगे, ठीक है? बस कुछ साल और इंतज़ार करो। देखो, पापा तुम्हारे लिए हर दिन अलग अलग खाना बनाते हैं और नाश्ता भी तैयार करते हैं। क्या ये पर्याप्त नहीं है? भले ही विहू समझ पाए या नहीं, राजेश कपूर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 4 खजानों की भरपाई के लिए राजेश ने स्कैलियन पैनकेक बनाए। जैसा कि एक खाने पीने के शौकीन से अपेक्षा की जाती है, वह भोजन देखते ही सब कुछ भूल जाता है। मैं नहीं जानता कि जो मैंने तुम्हें सिखाया था, क्या तुम भूल गए हो? दोपहर के भोजन के बाद कई लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। राजेश ने ये सब न देखने का नाटक किया और मीरा शर्मा से बच्चे को ऊपर ले जाकर सुलाने के लिए कहा। अंततः वे एक समझौते पर पहुंच गए। भैया, चलो थोड़ी देर बाहर जाकर खेलते हैं और शाम को वापस आते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करो। आज रात को भोजन के लिए वापस आना याद रखना। मानसी, जो पीछे चल रही थी, फुसफुसाई, भैया, मैं इंटरनेट कैफ़े में गेम खेलने जा रही हूँ। खेलें। राजेश कपूर उन्हें बुलाकर बेसमेंट में ले गए। यहाँ पहले शतरंज और ताश का कमरा हुआ करता था, जिसे अब 6 लोगों के लिए जगह वाले एक छोटे गोलाकार इंटरनेट कैफ़े में बदल दिया गया है। चारों लोग स्तब्ध रह गए। इससे पहले वे गैराज से लिफ्ट तक ये सोचकर गए थे कि नीचे कुछ भी नहीं है। ये वास्तव में इतना बड़ा है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, यहाँ लोग कसरत कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं और गेम खेल रहे हैं। बेशक, छोटा इंटरनेट कैफ़े उनके लिए तैयार है। जब राजेश कपूर को पता चला कि वे आ रहे हैं तो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। भाई, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? राजेश कपूर ने सिर हिलाया। नहीं, आप लोग बस मज़े करो। राजेश के जाते ही चारों ने अपना दौरा शुरू कर दिया। यह इंटरनेट कैफ़े ज़रूर आपके भाई ने खास हमारे लिए बनवाया होगा। यह अभी नया है और किसी ने इसे छुआ तक नहीं है। आपका भाई हमारे प्रति बहुत अच्छा है। चलो, हम लड़ाई करें तो कैसा रहेगा? हुर्रे, मैं भी आ रहा हूँ। जब उन्होंने सुना कि मानसी भी आ रही है तो वे तीनों दंग रह गए। मानसी को घूरे जाने पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर खुजलाया। दरअसल, मैं भी बास्केटबॉल खेल सकती हूँ। मैंने 2.5 साल प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं इसमें ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ। मनीष कपूर मुस्कुराए और बोले, हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं? चलिए। अपने प्रथम वर्ष के दौरान वे कभी कभी स्कूल जाते थे और सामुदायिक बास्केटबॉल कोर्ट पर बास्केटबॉल खेलते थे। जब मैं हाई स्कूल के दूसरे वर्ष में पहुंचा तो मेरी पढ़ाई और अधिक कठिन हो गई और मुझे बास्केटबॉल कोर्ट को अलविदा कहना पड़ा। चारों व्यक्तियों ने अपने कोट उतार दिए। वे कुछ बड़ा करने के लिए तैयार दिख रहे थे। यद्यपि मानसी मोटी है, लेकिन उसकी कूदने की क्षमता अन्य तीनों से कहीं अधिक है। आप उसके गेंद को पास करने और ड्रिबल करने के तरीके से बता सकते हैं कि उसे किसी गुरु ने सिखाया है। यश वर्मा प्रशंसा भरी निगाहों से मानसी की ओर देखे बिना नहीं रह सके। बुरा नहीं है, हम सभी को खुद पर शर्मा रही है। मानव भी हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिग ब्रदर इतना सक्षम होगा। हमने उसे कम आंका था। मनीष कपूर ने मानसी को अंगूठा दिखाया। चलो, आगे बढ़ते हैं। जब तक उनका खेलना समाप्त हुआ, तब तक सभी बच्चे अपनी नींद से जाग चुके थे। पहली और दूसरी मंजिल पर बाथरूम हैं। कपड़े धोते समय चारों ने सबसे तेज कार चलाए। स्नान करने के बाद उन चारों ने सारी रात जागने का निर्णय लिया। लॉबी में पहुंचने पर मैंने देखा कि राजेश और मीरा शर्मा टहलने के लिए तैयार हो रहे थे। क्या आप साथ जाना चाहते हैं? कुछ लोगों ने इस पर विचार किया और कहा, ठीक है। ग्रीन लेक विला के पास एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, जिसमें आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है। अब से राजेश अपने घर पर ही सामान खरीद सकेगा। इसमें एक ऐप भी है, जो 2 घंटे के भीतर आपके घर तक सामान पहुंचा सकता है। मीरा शर्मा और राजेश कपूर अपने बच्चों को नींद से जगाने के बाद उन्हें सुपरमार्केट ले जाते थे। सुपरमार्केट के प्रवेश द्वार पर बच्चों के लिए एक खेल का मैदान खोला गया। अंदर एक बड़ा रेत का तालाब है। स्टोव खोलने के लिए प्रमोशन था और राजेश को प्रत्येक बच्चे के लिए एक पास मिला। ये तीसरी बार है जब मैं वहां गया हूँ।
बच्चों को खेलना बहुत पसंद है और वे खेलने के बाद कभी भी वहां से जाना नहीं चाहते। राजेश कपूर ने कार्ड के लिए आवेदन किया और आवश्यकतानुसार वयस्कों और शिशुओं दोनों को नए मोजे पहनने पड़े। जब बच्चे खेल रहे थे, राजेश और मीरा शर्मा ने उनकी रक्षा की। यहाँ पर ठेला, उत्खनन मशीनें, पवनचक्कियाँ, फावड़े आदि हैं। देखो, खुदाई करने वाली गाड़ी आ रही है। ये खुदाई करने आ रहा है। मैं खोदूंगा, मैं खोदूंगा, मैं फिर से खोदूंगा। मीरा शर्मा कार लेकर बच्चों की तरह बच्चों के साथ खेलने लगीं। विहू और मीरा शर्मा मस्ती कर रहे थे, जबकि तनु रेत में खजाने की तलाश कर रही थी। उसने एक छोटी मिश्र धातु कार को छुआ जो उसके हाथ जितनी ही बड़ी थी। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि यह किसी और ने छोड़ा है। तनु ने इसे राजेश कपूर को दिखाने के लिए ऐसे लिया जैसे उसने कोई खजाना खोज लिया हो। डब डब, कार कार। राजेश बच्चों की हर हरकत पर नजर रख रहा था। अतिशयोक्ति का नाटक करते हुए उसने पूछा, वाह, तनु को ये कहाँ मिली? ये कार तो बहुत सुंदर है। दूसरा बच्चा कारों के साथ खेल रहा था और जब उसकी प्रशंसा की गई तो वह बहुत खुश हुआ। जब विहू ने ये देखा तो वह वहां आकर खेलना चाहता था। तनु ने उसे देखा और बिना किसी सुरक्षा के विहू को दे दिया। मुझे लगता है कि मैं एक और खोद सकता हूँ। खजाने को खोजने के लिए कड़ी मेहनत करें। अवि ने बड़ी मेहनत से रेत को छोटी बाल्टी में डाला और फिर उसे बाहर उड़ेल दिया। ऐसा लगता है जैसे खेल रहे हों, अंतहीन मजा आ रहा हो। छोटा लड़का तनु राजेश के पास झुक गया और रेत से खेलने लगा। रिया इतना आलसी है कि वह रेत से खेलता है जैसे गिनती कर रहा हो। मनीष कपूर और उनके 3 दोस्त सुपरमार्केट घूमने गए। वापस आकर उन्होंने पॉपकॉर्न और हैप्पी वाटर खरीदा। मैं सारी रात गेम खेलने की योजना बना रहा हूँ। समय देखने के बाद राजेश कपूर ने जाने का फैसला किया। बच्चों, हमारे पास खेलने के लिए अभी भी 5 मिनट हैं। हम 5 मिनट में निकल जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों ने समझा या नहीं। राजेश बस अपना मतलब बताना चाहता था। जब रिया को पता चला कि वह जा रहा है तो वह तुरंत उत्साहित हो गई। वह खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए राजेश कपूर के पास गया। पिताजी, चलो चलो। बोलते हुए उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। राजेश कपूर ने उसे समझाया, तुरंत, लेकिन तब तक रुको जब तक पिताजी तुम्हारे ऊपर से रेत झाड़ न दें। बोलते हुए उसने रिया के शरीर से रेत झाड़ दी। बच्चे इसके साथ खेलते हैं और राजेश ने उन्हें इसके लिए पूरी सुविधा दे रखी है। लंबे मोजे और कान को ढकने वाली टोपी पहनें। अपनी टोपी उतारें, मोजे उतारें, अपने तीनों खजानों को चलने वाले जूतों में बदलें और उन्हें घुमक्कड़ में रख दें। मीरा शर्मा तीनों शिशुओं की देखभाल करने लगी, जबकि राजेश ने एक एक करके उनकी देखभाल की। विहू, खेलना बंद करो, हमारे जाने का समय हो गया है। विहू ने कहा, नहीं नहीं। राजेश कपूर ने अपनी भौहें उठाईं और पूछा, तो तुम यहाँ खेलना चाहते हो? तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? विहू ने अपना सिर नीचे कर लिया और गुनगुनाते हुए बजाना जारी रखा। राजेश कपूर बार बार पूछ रहे थे, सच में तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? विहू ने फिर सिर हिलाया। वान चेन खड़ा हुआ और बोला, ऐसी स्थिति में माँ और मैं वापस चले जाएंगे। तुम खेलना जारी रख सकते हो। विहू ने ऊपर देखा तो राजेश कपूर अपने जूते पहन रहे थे और मीरा शर्मा के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। चलो चलें, विहू ने कहा कि वह यहाँ खेलना चाहता है। मीरा शर्मा ने अपने पति के अभिनय का साथ देते हुए कहा, तो फिर चलें। विहू अचानक घबरा गया और खिलौनों के बारे में भूल गया। दादा, माँ, चलो। राजेश कपूर ने पलटकर गंभीरता से पूछा, विहू, हम सबको घर जाना है। अगर तुम अकेले खेलना चाहोगे तो हम तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। विहू ने संभवतः 3 शब्द घर जाओ सुने होंगे। उसने खिलौना फेंक दिया और भाग गया। घर जाओ। जब वह गिरने ही वाला था, राजेश कपूर ने उसे गले लगा लिया। अंदर से मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। तो अगर अगली बार आए तो तुम अकेले ही आ सकते हो। माँ और पिताजी तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। विहू ने दुखी होकर राजेश कपूर को गले लगा लिया, मानो उसे छोड़ दिए जाने का डर हो। राजेश कपूर ने उन्हें गले लगा लिया। अगर तुम खेलना चाहो तो माँ और पिताजी अगली बार तुम्हें यहाँ खेलने के लिए लाएंगे। लेकिन हमें खेलने के बाद घर जाना है। हम हमेशा यहीं नहीं खेल सकते। उन्हें जल्द ही बंद करना होगा। देखो, बाकी सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ घर चले गए हैं। विहू अनिच्छा से कार में बैठ गया।
राजेश कपूर ने मनीष कपूर को फ़ोन किया और बताया कि वे दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई, हम पहले से ही यहाँ हैं। जब समूह घर लौटा तो वहाँ केवल मनीष कपूर और अन्य 3 लोग ही थे, इसलिए मीरा शर्मा के पास करने के लिए मूलतः कुछ नहीं था। जैसे ही मैं जाने वाली थी, मैंने देखा कि मेरा दूसरा बच्चा वॉक पर बैठकर रसोई की ओर आ रहा है। डब चे चे। राजेश कपूर हैरान हुए, कौन सी कार? तनु ने बहुत कोशिश की, खोदो, बहुत सारी कारें खोदो। यद्यपि कभी कभी बच्चे अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाते, फिर भी राजेश को उन्हें समझने में कोई बाधा नहीं आती। उसे याद आया कि उसने मिश्र धातु कार अपने बॉस को सौंप दी थी। उन्होंने जल्दी से कहा, अभी अभी एक भाई ने बताया कि उसकी कार खो गई है और वह उसे ले गया है। शिशु के संज्ञान में कुछ चीजें उसकी अपनी हो जाती हैं, यदि उन्हें उठा लिया जाए। तनु ने राजेश कपूर की कही गई बातों के मुख्य बिंदुओं को समझ लिया। इसे दूर ले जाएं। मुझे अचानक इतना दुख हुआ कि मैं फूट फूट कर रोने लगा। राजेश कपूर। वह नीचे बैठ गया और तनु को समझाया। विहू तो राजेश की बात शांति से सुन रहा था, लेकिन तनु का क्या? इसका मतलब है, मैं सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। वह अपनी छोटी कार चाहती है। तनु ने मुंह बनाया और अपना छोटा सा सिर पीछे झुका लिया। कार, बच्चे की कार। तनु अब बड़ा हो गया है और उसकी आवाज भी तेज हो गई है। मीरा शर्मा ने देखा कि वह उसे मना नहीं सकती, इसलिए उसने राजेश कपूर से मदद मांगी। पतिदेव, अगर यह सचमुच काम नहीं करता तो क्या आप उसके लिए एक कार ढूंढ देंगे? बच्चा अभी बहुत छोटा है और उसकी समझने की क्षमता सीमित है। जब वह बड़ा हो जाएगा तो हम उसे धीरे धीरे शिक्षित कर सकते हैं। राजेश कपूर ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा, मुझे सोचना है कि मुझे छोटी कार और कहाँ मिल सकती है। उसने मेज पर एक कागज का डिब्बा देखा और उसके दिमाग में एक विचार आया। 5 मिनट में बुनियादी मैनुअल कौशल खोलें। कुआं कार्डबोर्ड से बनी एक छोटी कार बाहर आई। इसे और बेहतर बनाने के लिए राजेश ने पेंट भी लगाया। ये देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा बदसूरत भी है। तनु 5 मिनट तक रोती रही और इसमें कुछ अभिनय भी शामिल था। राजेश कपूर ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा, मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। मीरा शर्मा ने भी अपनी बेटी को सांत्वना दी। पिताजी को इसे ढूंढने दो, वे इसे अवश्य ढूंढ लेंगे। तभी राजेश कपूर ने एक कार्डबोर्ड कार निकाली। यह पाया। तनु को याद है, जब उसे कार मिली तो वह दंग रह गया और इधर उधर देखने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि यह पहले जैसा नहीं था। तनु फिर से रोने वाली है। राजेश कपूर ने जल्दी से समझाया, तनु, ये कार का अभी का रूपांतरण है। ये रूपांतरित हो सकती है। तनु परिवर्तन को समझ सकती है। मैंने बहुत सारे खिलौने खरीदे जो घर पर ही बदले जा सकते हैं। राजेश ने गंभीर स्वर में समझाया, जिससे तनु के चेहरे पर उलझन भरी झलक आ गई। पास खड़ी मीरा शर्मा तो हंसते हंसते मर ही गई। उसने राजेश को थपथपाया, मानो कह रहा हो, तुम इतने परेशान क्यों हो? तनु ने अपने हाथ में कार्डबोर्ड से बनी छोटी कार को बार बार देखा और एक पल के लिए उसे खुद पर शक होने लगा। राजेश कपूर ने उसे बहुत गंभीरता से देखा और समझाया, ये कार बदल जाएगी। बाद में तनु ने कार राजेश कपूर को दे दी और उसकी ओर देखा। ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, तो फिर मेरी ओर लौट आओ। राजेश कपूर। मीरा शर्मा अपनी हंसी नहीं रोक सकीं। राजेश ने तनु से पूछा, क्या तुम ये कार वापस चाहती हो? तनु ने बहुत गंभीरता और उम्मीद से सिर हिलाया। राजेश कपूर फिर से अवाक रह गए। मीरा शर्मा मुस्कुराते हुए खड़ी हो गईं, हस्बैंड, आप इस मामले को खुद संभाल सकते हैं। मैं तो हंसते हंसते मरी जा रही हूँ। राजेश ने मीरा शर्मा को चिढ़ाते हुए कहा, मानो या न मानो, मैं तनु को सिर्फ एक शब्द से तुम्हें ढूंढने पर मजबूर कर सकता हूँ। जब मीरा शर्मा ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत अपनी मुस्कुराहट छुपा ली और उसे अपने अंदर ही दबा लिया। प्रिय, मैं बच्चों को सिर्फ बात देने जा रहा हूँ। अंततः राजेश कपूर तनु की मासूमियत भरी निगाहों को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने कठोर होठों से यह बात कह दी, तनु, पापा नहीं बदल सकते। तनु ने जब ये सुना तो वह रोने लगी। इतने में मनीष कपूर वहां आ गए। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी रो रहे हो? राजेश कपूर ने धीमी आवाज में समझाया। मनीष कपूर मुस्कुराए और अपनी जेब से एक छोटा सा खिलौना निकाला। तनु, यहाँ, ये यश वर्मा द्वारा खरीदा गया एक चाबी का गुच्छा है। इस पर लगी सजावट गिर गई। ये छोटा खिलौना रोएदार है और एक प्यारे से छोटे खरगोश जैसा दिखता है।
तनु को बहुत तेजी से किसी और से प्यार हो गया। तनु छोटे खरगोश के साथ खुशी खुशी चली गई। राजेश कपूर को अचानक लगा कि उन्होंने जो कुछ भी किया था वह सब अकेलेपन में बदल गया है। तनु का खुश चेहरा देखकर वह अपनी हंसी रोक नहीं सका। रात के खाने के बाद मनीष कपूर और कुछ अन्य लोग बर्तन धोने के लिए दौड़े। परिणामस्वरूप मानसी ने एक कटोरा तोड़ दिया। दूसरों द्वारा त्याग दिए जाने पर वह बच्चों की देखभाल करने के लिए भाग गई। मानसी का स्वभाव अच्छा है और वह बच्चों को चिढ़ाना पसंद करती है। मुझे उनसे ईर्ष्या होती है कि उनके एक साथ इतने सारे भाई बहन हैं। राजेश बच्चों को रंगों का वर्गीकरण करना सिखा रहे हैं। अवी और रिया की आपस में अच्छी बनती है, लेकिन अवी आसानी से विहू और तनु की ओर आकर्षित हो जाता है। ये गेंद लाल है, यह नीली है, ये हरी है। देखो, ये हरा है और हरे रंग की टोकरी में जाएगा। बच्चों को लाल रंग पसंद होता है। हर बार जब वे गेंद चुनते हैं तो उन्हें लाल रंग पसंद आता है। राजेश ने पाया कि तीनों में से सबसे आलसी वास्तव में सबसे बुद्धिमान है। राजेश कपूर एक बार कहने के बाद इसे समझ जाएंगे। फिर वह एक तरफ चला गया, खिलौनों के बीच लेट गया और रूबिक क्यूब के साथ खेलने लगा। ऐसा लगता है जैसे ये कह रहा हो, मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है और मैं अब और नहीं खेलना चाहता। राजेश कपूर, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ये किस रंग का है? यह नीला है। आओ इसे यहाँ रखो। हाँ, अवी ने बहुत अच्छा काम किया। विहू और तनु मानसी के साथ खेले। मैंने समय देखा और फिर से नहाने का समय हो गया था। तनु और रिया के बाल बहुत लंबे हो गए हैं। अपने चमकदार काले बालों के साथ वे परियों की तरह सुंदर हैं। रिया के बाल चिकने हैं और तनु के बाल थोड़े घुंघराले हैं। दोनों के बाल बॉब स्टाइल में हैं, बहुत प्यारे हैं। लड़के के बाल छोटे हैं। गर्मी आने पर वह बाल कटवा लेगा। लड़कियां अब छोटी चोटियां रख सकती हैं। मीरा शर्मा ने रिया के बाल पोंछे और फिर उन्हें सुखा दिया। रिया ने अपनी मां की कमर को गले लगाया और एक छोटे शुतुरमुर्ग की तरह अपनी मां की छाती में दब गया। तनु को हेयर ड्राई की आवाज से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। छोटे खरगोश के साथ खेलने में मजा आ रहा है। साफ सफाई करने के बाद बच्चे शांतिपूर्वक सो गए। इस समय वे नन्हे स्वर्गदूतों की तरह हैं, बहुत अच्छे व्यवहार वाले। लेकिन जब मैं जागता हूं तो मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है। दूसरी तरफ 4 लोग क्वालिफाइंग मैच खेलने लगे। हीरो शो पर काम करते समय मानसी को पता चला कि राकेश चैन के कई मिस्ड कॉल्स उनके पास थे। कॉल करने के बाद मुझे पता चला कि कॉल चल रही थी। मानसी ने जैसे ही यह सोचा, उसे पता चल गया कि उसके पिता राजेश कपूर को बुला रहे होंगे। अचानक राजेश कपूर को राकेश चैन का फोन आया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने बेटे से कुछ पूछना था, लेकिन उनकी कॉल का जवाब नहीं मिला। मनीष कपूर और अन्य लोगों के साथ भी यही स्थिति थी। राजेश ने कहा कि वे खेल खेल रहे थे। हालांकि राकेश चैन ने कुछ नहीं कहा, फिर भी वह बहुत चिंतित था। राजेश कपूर ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, वे घर पर खेल रहे हैं। एक पिता होने के नाते राकेश चैन अपने बेटे के प्रति अपने प्यार को समझ सकते हैं। लेकिन मानसी अपने प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाली है, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा है। राजेश बेसमेंट में गया और अपना फ़ोन मानसी को दे दिया। पिताजी, आप फिर क्यों फ़ोन कर रहे हैं? अच्छा, मैं अपने सबसे बड़े भाई के घर पर हूँ। हाँ, हम। इतना कहकर मानसी ने चेहरे पर क्षमा याचना भरे भाव के साथ राजेश कपूर को फ़ोन लौटा दिया। राजेश कपूर को कुछ भी समझ नहीं आया। तुम लोग मज़े करो। जैसे ही राजेश चला गया, मानसी ने अपने पिता को वीडियो कॉल किया। पिताजी, आपको क्या हो गया है? आप मुझे ऐसे बच्चे की तरह व्यवहार करवा रहे हैं जो कभी बड़ा ही नहीं हुआ। राकेश चैन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, आपकी दादी ने मुझे फ़ोन किया था और आपसे वीडियो चैट करना चाहती थी, लेकिन वह आपको ढूंढ नहीं पाई। मानसी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती थी। कृपया मुझे आगे से फ़ोन मत करना, मैं यहाँ आराम से रह रही हूँ। राकेश चैन ने वीडियो के माध्यम से इस छोटे से इंटरनेट कैफ़े को देखा और बहुत संतुष्ट हुए। ये वही है जो भाई मनीष कपूर ने हमारे लिए विशेष रूप से तैयार किया है। राकेश चैन और भी संतुष्ट हो गया। बेटा, जाकर खेलो। अगर पापा के पास कोई काम नहीं होगा तो वे तुम्हें कभी नहीं बुलाएंगे। मानसी संतुष्ट थी। तुमने कहा था कि तुम्हारे बार बार फ़ोन करने से बड़े भाई को लगेगा कि वह तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। हाँ, ये पिताजी ही हैं जिन्होंने यह नहीं सोचा। तुम लोग मज़े करो, मज़े करो।
जब हम मेरठ वापस आएंगे तो पिताजी उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाएंगे। पिता और पुत्र ने फोन रख दिया। मानव ने अपना सिर झुकाकर पूछा, भाई क्या हम आगे बढ़ें? जारी रखना। आधी रात को राजेश बच्चों को लेकर परेशान हो गया। वह पहली मंजिल पर गया और देखा कि वे अभी भी खेल रहे थे, इसलिए वह वापस गया और उनके लिए कुछ नूडल्स मंगवाए। वाह भाई, आप हमारे प्रति कितने अच्छे हैं। ये सही है, वह सचमुच हमारा भाई है। ये बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाई जी। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, खाना खत्म करने के बाद बर्तन एक तरफ रख देना और जल्दी सो जाना। कई लोगों ने एक स्वर में कहा, ठीक है।